ठीक, शुरू कर ले। बढ़िया। तो देखिए, जो बातें हमने सार सत्र के पहले कुछ कही थी, उसमें से कुछ बातों को मैं वापस रिपीट कर देना चाहता हूँ अगले 10-15 मिनट में। इस पुस्तक के अभी तक देखेंगे तो करीब करीब 5 संस्करण निकल चुके हैं, 5 एडिशन करीब करीब होगा मुझे लगता है। ये पहला एडिशन था इसका जो 1972 में, 1972 में इसके पहले एडिशन का वो हुआ था पब्लिकेशन। बट उस पुस्तक को आप देखेंगे तो उस पर जो डेट लिखी हुई है लास्ट में, बाबा जी ने पूरा को ला के अपना नाम और डेट लिखा है, वो 12 जनवरी 1970 का डेट है। तो उससे ये बनता है कि जनवरी 1970 में बुक लिखी जा चुकी थी। जो उसका प्रथम संस्करण है वो लिखा जा चुका था, वो उसका पहला संस्करण था। दूसरा जो इसका निकला है वो 78 का है, 78 का। तीसरा जो है वो वाली पुस्तक है जो मेरे हाथ में है। ये तब की है जब मैं जुड़ा था, तो मैं तो इसी किताब से पढ़ा, इसलिए मैं जितना भी बोलूँगा उसके मूल आधार में देखिएगा तो ये वाली किताब है 2003 एडिशन। तो अगर मूल पुस्तक के रूप में देखिएगा, जिसको मैं मतलब जहाँ से मेरा अपना व्यू बना है, वो ये वाली बुक है, 3rd एडिशन। इसके बाद 4th आया है 2009 के आसपास। ये कब का भैया? ये 2003 का है। मैं जब 2004 में पहला शिविर किया तो 2005 का समर की जो छुट्टियां होती हैं हमारी 2005 की, उस समर के 2.5 महीने हमारे पास खाली थे, क्योंकि आईआईटी में एक बार छुट्टियां हो गई तो कुछ काम होता नहीं है। और वो 2nd ईयर का समर था, तो लोग इंटर्नशिप के लिए भी कहीं जिनको मन होता है बहुत तो जाते हैं, अदरवाइज जाते नहीं। तो वो समय था जब हमको इसको पहली बार पढ़ने पर्याप्त मौका मिल गया। और आईआईटी वाले बच्चों को पढ़ने की आदत तो होती ही है, कम से कम मुझे तो थी। तो किताब पकड़ लें तो फिर पढ़ लेते। तो उस तरह से मेरा पहली बार पढ़ना हुआ था इसको 2005 समर में। ये तो बहुत लंबे गैप के बाद आएगी, 78 के बाद। हाँ तो 2000। हाँ। चौथा बीच में हो रहा है 72 78 2003 और 2009 4th जो है 2009 के पास है। ग्रीन कलर की बुक होगी कुछ लोगों के हाथ में। नहीं, ये नहीं, ये जो यहाँ रखी हुई जो दिख रही है, इसमें भैया पूर्व संस्करण में 72, 78, 2001, 2004 और 2011 2011। ये 2003 की होगी मुझे लगता है। 3 है, देखिए। एक 2001 है और एक 2004। मेरे तो हाथ में ही किताब है, तुम्हें तो किताब दिखा सकते, चलता हूँ। चलिए, डजेंट मैटर मच। देखिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता। तो एक तो ये बात थी। तो बाबा जी को जब ज्ञान हुआ था तो उनसे लोगों ने जब बात को रखने के लिए कहा तो उन्होंने कुछ 5-7 शब्दों में इस पूरे बात को रखा था। तो पूरी जो उन्होंने पहली बार जब इस बात को रखा तो 5-7 शब्द थे। सहअस्तित्व, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, जागृति पूर्णता, जैसे 5-7 शब्द थे जिनमें उनके हिसाब से पूरी बात थी। तो उन्होंने जब कहा तो उन्होंने इतने ही शब्द कहे। तो सुनने वाले ने कहा, बाबा इससे आपको तो समझ में आता होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ में आता नहीं। ये 5-7 शब्द आप सुन लें, सहअस्तित्व, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति और उसकी पूर्णता, एक आधा और कुछ होगा मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये पहली बार जो सुन रहा हो, ठीक है, जिंदगी में उसको क्या पहुँचेगा, ठीक है। तो उसने कहा, भाई आपको तो समझ में आता होगा, हमको तो कुछ आता नहीं है, तो इसको कुछ और विस्तार किया जाए। तो 70-72 सूत्रों के रूप में उन्होंने उसको फिर एक्सपेंड किया। वो भी कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी, प्रिंट आउट घूमते रहते हैं इधर उधर। तो 70-72 सूत्रों में उन्होंने इसको वो किया। उसके बाद उसको ये हुआ कि इतना भी पर्याप्त नहीं है हम लोगों को समय के हिसाब से। तब वो मानव व्यवहार दर्शन का फॉर्म लिया, जो पतली सी किताब है। हाँ, वो भी इतनी मोटी नहीं है। 78 वाली जो बुक है वो करीब करीब इतनी ही मोटी है, लेकिन जो 72 वाली है वो तो पतली सी बुक है, जिसमें इसका बहुत सार संक्षेप में चीज़ें लिखी हुई है। तो ऐसा अगर इस बुक के जर्नी को देखेंगे तो ऐसा है। बाबा जी की जर्नी को देखेंगे तो आप सबको पता ही है, 1920 में उनका जन्म है, 1950 में उनका अमरकंटक आना हुआ है।
अमरकंटक आना, उनके जो गुरुजी थे चंद्रशेखर भारती जी, श्रृंगेरी मठ के उस समय के शंकराचार्य थे, उनकी प्रेरणा से उनका आना हुआ अमरकंटक। तो वहाँ उन्होंने फिर साधना को शुरू किया। बाबा जी ने जिस साधना को किया है वो श्री विद्या की उपासना कहलाती है, जो समाधि के लिए उन्होंने किया था। वो साधना देखेंगे तो उन्होंने अपनी माता जी से उसको सीखा था। तो माता जी से बाबा जी जो दो महत्वपूर्ण चीज़ों को बार बार कोट करते रहते हैं, वो एक तो आयुर्वेद सीखा था उनसे, और दूसरा ये जो पारिवारिक उनकी श्री विद्या की साधना थी वो सीखी थी। श्री विद्या एक साधना है देवी की उपासना की। जी, ज्योतिष भी है। तो श्री विद्या की जो उपासना है ये एक ट्रेडिशनल उपासना की विधि है समाधि तक पहुंचने के संदर्भ में। अभी भी आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे इनके। तो देवी की उपासना है बेसिकली। तो जो बाबा जी जिसकी उपासना किया करते थे वो, अगर मुझे ठीक याद है तो राजराजेश्वरी देवी का वो है। तो वो उनका उपासना का ढंग रहा पूरा। और गुरु पूर्णिमा 1950 में उन्होंने अपनी साधना को विधिवत शुरू किया। अमरकंटक तो आ गए थे 1 जनवरी 1950 में, बट जो साधना उन्होंने किया वो गुरु पूर्णिमा 1950 है। गुरु पूर्णिमा का मतलब ये जो आषाढ़ की पूर्णिमा होती है, जुलाई अगस्त के आसपास आता है, वो फेमस है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा बेसिकली महर्षि व्यास जी का जन्मदिन है। अगर मुझे उसका भी ठीक स्मरण है तो थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते। महर्षि व्यास जी का स्मरण है। तो अगर इस कलयुग जिसको कहते हैं ना, ट्रेडिशनली जो चल रहा है अभी, इस कलयुग के पहले गुरु को देखेंगे तो महर्षि व्यास माने जाते हैं, वेद व्यास। ठीक है, वो इसके पहले गुरु माने जाते हैं इस कलयुग के। तो उनका जो जन्मदिन है उसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो अभी भी जितने भी भारत के ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं उसमें इस गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। ज़्यादातर लोग उसको मनाते हैं, अपने अपने ट्रेडिशन में अलग अलग तरह से मनाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा 1950 में बाबा ने अपनी साधना को शुरू किया था। और गुरु पूर्णिमा 1966 में जाकर के 1966 में उनकी समाधि सफल हुई। तो गुरु पूर्णिमा 1950 से उन्होंने साधना को शुरू किया था। गुरु पूर्णिमा 1966 में जाकर के वो साधना सफल हुई समाधि की। 1 साल करीब करीब उसके बाद बाबा ने जो है वो समाधि को दोहराने का जो काम है वो करते रहे हैं, और उसमें प्रश्नों को उत्तर के ढूंढने का काम करते रहे। ठीक है। फिर उनको लगा कि कुछ और आगे करने की जरूरत पड़ेगी, इतना पर्याप्त नहीं है। तो अगले साल गुरु पूर्णिमा 1967 में उन्होंने संयम के काम को शुरू किया। और जो बाबा डिस्क्रिप्शन बताते हैं उसके हिसाब से उन्होंने आकाश पर संयम किया, ऐसा भाषा देते हैं। तो संयम एक प्रक्रिया है। पतंजलि योग सूत्र उसके बारे में बहुत विस्तार से बात करता है, जो समाधि के बाद की जाने वाली प्रक्रिया है। समाधि के बाद की जाने वाली प्रक्रिया है। उसकी उपलब्धि क्या होती है उसको अगर देखेंगे तो 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां उसकी बताई जाती हैं। एक उपलब्धि ज्ञान के रूप में बताई जाती है, प्रज्ञा के रूप में बताई जाती है, और दूसरी उपलब्धि सिद्धियों के रूप में बताई जाती है। तो अलग अलग प्रकार की सिद्धियां पाना या ज्ञान, प्रज्ञा, ये 2 उपलब्धियां पतंजलि योग सूत्र को अगर समेट करके मैं अपनी भाषा दूं तो ये 2 चीज उपलब्धि के रूप में बताते हैं। उसमें से बाबा जी को सिद्धि वाले भाग में कोई रुचि नहीं थी, तो बार बार कहते हैं कि सारा सिद्धि जो है वो अप्राप्त को प्राप्त करने के संदर्भ में, ज्ञान जो है वो अज्ञात को ज्ञात करने के संदर्भ में। तो वो कहते हैं अपने लिए कि मेरी रुचि अप्राप्त को प्राप्त करने में कभी रही नहीं, मेरी रुचि अप्राप्त को प्राप्त करने में रही नहीं, अज्ञात को ज्ञात करने में रही। तो उस संदर्भ में उन्होंने फिर आकाश में संयम को किया। उस आकाश में संयम को उन्होंने जो गुरु पूर्णिमा 1967 में शुरू किया 1967 में, वो कार्तिक पूर्णिमा 1968 में जाकर के सफल हुआ। कार्तिक पूर्णिमा 1968 में वो सफल हुआ। और वहाँ से देखेंगे तो फिर करीब करीब 12 जनवरी 1970 के बीच में अगर देखिएगा तो करीब करीब 1.5 साल का समय है।
तो उस 1.5 साल के समय में उन्होंने जितना भी संयम को रिपीट करके देखने का काम है, या और लिखना है नहीं लिखना है, पर जो सारी चर्चा होने की बात है वो सब करके फाइनली व्यवहार दर्शन को लिखने का काम किया है, लिखने का काम किया है। उसी बीच में बाबा जी ने एक और पतली सी किताब लिखी है दिव्य पथ के नाम से। वो पुस्तक अभी तो पब्लिकेशन और प्रिंट में नहीं दिखती है, लेकिन ये जो कर्म दर्शन का अध्याय 1 और 2 है उसमें उसका समावेश है, उसमें उसका समावेश है। उस पुस्तक का नाम था दिव्य पथ। सॉफ्ट कॉपी अभी भी उसकी कहीं कहीं सर्कुलेट होती आपको मिलेगी। वो बहुत ट्रेडिशनल ढंग से लिखी हुई किताब है। तो जैसा भारतीय परंपरा में एक व्यक्ति साधना करता है, उसकी सारी शब्दावलियों का ही मुख्य रूप से उसमें प्रयोग है। तो ऐसा अगर इस पुस्तक के बैकग्राउंड को देखेंगे तो ऐसा है, बाबा जी की साधना की यात्रा को देखेंगे तो ऐसा है। और ये सब का आप हमसे सोर्स पूछेंगे क्या है, तो जितना भी मैं पुराने आर्टिकल्स देख पाया हूँ, लोगों को सुन पाया हूँ, वो सब में से एक कंसिस्टेंसी को निकाल पाया हूँ, वो कंसिस्टेंट वर्जन में आपको दे रहा हूँ। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते तो मैं उसको खुला ही मानता हूँ, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। वो 68 का 69 ही हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बट जो मुझे सारा मिला करके कंसिस्टेंट वर्जन समझ में आया, वो ये समझ में आता है, हर आदमी की साधना की यात्रा में देखेंगे तो बहुत सारा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव रहता ही है। तो बाबा जी की साधना के में भी उतार चढ़ाव तो रहे ही हैं बहुत सारे। तो उनकी साधना में अगर मैं 2 बातें महत्वपूर्ण देखता हूं ना, तो एक तो ये दिखता है कि कठिनाइयां कोई कम नहीं रही। तो कठिनाइयां बहुत सारी रही हैं साधना क्रम में, ऐसा नहीं है कि कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन उन कठिनाइयों के साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि एक आदमी अगर निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ एक सही लक्ष्य को लेकर के लगा रहता है तो सहयोग भी बहुत मिलता है और रास्ते भी बहुत निकलते हैं। तो ये दूसरा वाला भाग भी उनकी ज़िंदगी को देख करके बहुत अच्छे से समझ में आता है कि सहयोग मिलने वाला भाग और रास्ता निकलने वाला भाग वो भी बहुत रहा है। तो अगर उस पूरे जर्नी को मैं अगर अपनी जगह से देखता हूँ तो मुझे ये 2 बातें समझ में आती हैं कि कठिनाइयाँ कोई कम रही हैं ऐसा नहीं, लेकिन उनकी निष्ठा, उनकी दृढ़ता और एक शुभ लक्ष्य, इनके योगफल में सहयोग भी उतना ही रहा और रास्ते निकलते चले गए। तो उससे मुझे मतलब मैं अगर अपने लिए देखता हूँ तो मुझे प्रेरणा के रूप में ये बात बार बार समझ में आती है कि ज़िंदगी में कठिनाई आई या नहीं आई ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कठिनाइयाँ आती हैं उसका रास्ता निकाल हम पाते कि नहीं, और उसमें भी धैर्यपूर्वक हम अपनी तृप्ति को बनाए रखते हुए समाधान तक पहुँचने का काम कर पाते कि नहीं। मेरे हिसाब से समस्याएँ आएँ और उसको अगर हम इस विधि से सॉल्व कर लें तो हमारी योग्यता दिनों दिन बढ़ती ही है, कम नहीं होती। फिर वो सारी समस्याएं हमारे लिए सहयोग हो जाती। तो बाबा जी के संदर्भ में मुझे इतना बताना था, मानव व्यवहार दर्शन के संदर्भ में इतना बताना था। इसके बाद देखेंगे तो फिर दर्शन की अलग अलग पुस्तकों का पब्लिकेशन होता रहा है। जो सबसे आखिरी पुस्तक पब्लिश हुई है वो 2007-8 के अराउंड है। 2 पुस्तकें हैं जो 2007-8 में पब्लिश हुई हैं। एक तो पतली सी किताब जो आप विकल्प के नाम से देखते होंगे, विकल्प क्यों और कैसे, वो 2007-8 की पब्लिश्ड है। और उसका फर्स्ट ड्राफ्ट देखेंगे तो अगर मुझे ठीक याद है तो 2006 के एंड में या 2007 के शुरू में हुआ है। जो उसका फर्स्ट ड्राफ्टिंग किया गया है वो 2006 का एंड है या 2007 का शुरू होगा। और दूसरी पुस्तक जो है वो संविधान है, मानवीय संविधान का प्रारूप। इस पुस्तक का एक वर्जन पहले चलता था एकदम पतला, जो बाकी पुस्तकों के साथ फ्री में बांटा जाता था। अगर आप में से किसी ने देखा हो तो एकदम पतली सी किताब है मानवीय संविधान का प्रारूप। उसका विस्तार करके अभी जो देखते हैं वो पुस्तक दिखती है संविधान वाली, करीब 300 पेज की एक मोटी सी बुक है। और ज़्यादातर समय जो लोग आते हैं वो बताते हैं कि 6 महीना, साल भर, 2 साल जिस सत्र में भी करते हैं वो आखिरी किताब होती है। और तब तक हम लोग इतने सैचुरेट हो जाते हैं कि सोचते हैं किसी तरह से वो पेज हो जाए पूरा।
सबका वैसे ही होता है, कितना इन्फॉर्मेशन लेंगे। मैं तो खुद भी व्यवहार दर्शन के बारे में यही सोच रहा हूँ कि 15 दिन में इतना इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, फिर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो एक जगह पर जा कर के वो तो सिचुएशन का जगह अपना आने ही लगता है। तो ऐसा अगर पुस्तकों की जर्नी को देखेंगे तो 1970 से शुरू होकर के 2007-8 तक का वो है। और आखिरी में ये 2 पुस्तकें हैं, एक विकल्प क्यों और कैसे और दूसरा मानवीय संविधान का प्रारूप। इसके बीच में बाकी सारी पुस्तकें तो ये मुझे पुस्तकों के और मानव व्यवहार दर्शन के संदर्भ में बताना था। जहाँ तक अपनी स्थिति के बारे में मैं फिर से उस बात को बता देना चाहता हूँ कि मुझे ये बात तो बार बार लगती है कि अनुभव की बात को अनुभव के साथ करना ही न्याय है। अनुभव की बात को अनुभव के साथ करना ही उसके साथ न्याय है। अनुभव के पहले जब हम अनुभव के बारे में बोलने जाते हैं तो एक लेवल से ज़्यादा सटीकता नहीं हो सकती। तो मुझे तो हमेशा ये बात लगता है कि न्याय संगत तो यही है कि इन पुस्तकों को चर्चा करने का काम अनुभव संपन्न व्यक्ति कर सकें तो ज़्यादा ठीक ढंग से कर पाएंगे। लेकिन मैं उस चर्चा को ऐसे देखता हूँ कि जब तक वो स्थिति नहीं है, वो अवसर नहीं है, वो अनुकूलता नहीं है, तब तक जो हो सकता है वो किया जाए। ठीक है, वो किया जाए। तो उस दृष्टिकोण से मैं जो भी कहता हूँ वो मेरा अनुमान है। ठीक है, अनुभव के पहले आदमी जो भी बोलता है वो अनुमान ही है। ठीक है, ये बात ठीक है कि अपनी जगह से अगर मैं देखूँ तो मैं साधारण अनुमान ही बोलने की कोशिश करता हूँ, निराधार अनुमान बोलने का कोई मतलब नहीं। लेकिन चूंकि अपनी दृष्टि उसमें जुड़ा हुआ ही है, इसलिए अनुमान तो अनुमान ही होता है। इसलिए हमारी बात उसमें से जितनी ठीक लगे आपको वो ले लीजिए। जहाँ आपको लगे कि नहीं किताब कुछ और कहता है और मैं कुछ और कह रहा हूँ, तो जो आपको किताब से समझ में आता है उसी को लीजिए। न्याय संगत मुझे तो वही लगता कि अगर आपको लगता है कि नहीं किताब पढ़ के आपको कुछ और सेंस जा रहा है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, तो मुझे लगता है किताब को लीजिए, वही ज़्यादा ठीक है। आप हमसे मेरी बात का जितना बार भी पूछेंगे मैं उसको जरूर उत्तर दूंगा, लेकिन वो सब उत्तर के बाद भी अगर आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो कम ठीक है और जो आपको किताब से पढ़ करके समझ में आ रहा है वो ज़्यादा ठीक है, तो आप किताब के साथ ही चलिए। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो तो अनुमान बोल रहा हूँ। मैं बहुत साफ उसको रख देना चाहता हूँ कि अनुमान है। तो इस पूरे चर्चा क्रम में हम लोग धीरे धीरे आगे चलते हैं, देखते हैं कितना उसको कर पाते हैं। और जहाँ इसमें मुझे खुद भी अभी मैं जिस पर काम कर ही रहा हूँ या जो बातों को समझने का कर ही रहा हूँ, मैं वो भी आपको साफ साफ बता दूंगा कि भाई इन सूत्रों को भी मैं खुद ही देख रहा हूँ। ठीक है, अभी हमको भी थोड़ा समय लगेगा उसको वो करने में। अभी जितना पता है उतना बता देता हूँ। तो जिन सूत्रों में मेरा खुद का ही संतुष्टि लेवल नहीं है, मैं उसको आपको साफ साफ बता दूंगा कि इस पर अभी मेरा अपना भी संतुष्टि लेवल नहीं है। मैं खुद भी उस पर काम करने के उसमें ही हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ पकड़ सकूँ उसको ठीक से, ज़्यादा बेहतर ढंग से। तो ये मुझे व्यवहार दर्शन पुस्तक के बारे में और अपनी स्थिति के बारे में कहना था। इतने के साथ अब अगर आपका कोई प्रश्न हो तो उसको हम पहले रिस्पॉन्ड कर दें, अदरवाइज हम व्यवहार दर्शन को शुरू करेंगे। किताबें हैं 14, जैसे आप बोले 5 बोले, फिर पहली किताब आई, तो अपने ख्याल आता ही है कि बाबा जी पहले दिन तो तय नहीं किए होंगे कि 14 किताबें लगेंगी करके। तो ये 14 किताबें आती गई, इसका क्रम किस तरीके से बना होगा या अगर आपको पता है तो क्यों आती गई? मतलब थोड़ा बहुत लगता है कि हम लोग की हालत इतनी की जरूरत पड़ गई। मैं उसको अनुमान कहता हूँ कि मैं अपना अनुमान आपको बता देता हूँ कि क्यों हमको वो लगता है। किसी एक जगह पर जाकर के 80s और 90s के बीच का वो समय रहा है, 1980 से 90 के बीच का समय रहा है रफली। ठीक है, जब बाबा जी ने इस बात को तय की कि इस बात को हमको समाज में ठीक ढंग से ले जाना है। ठीक है, और उसके लिए हमको अपना ही लिखना है। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है। समाज में ले जाने के लिए और तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन हमको अपना लिखना है। में नहीं था। अब मेरा अनुमान पूछिएगा तो नहीं था। जैसे कि जितनी मेरी सूचना है उसके हिसाब से यह है कि बाबा जी ने किसी समय गीता को बेस में रख करके अपनी बातें कही। ठीक, अपनी बातें कही
उसका एक संस्मरण है जो बार बार आता रहता है कि उसमें एक गीता के मुझे लगता है 15वें अध्याय में एक श्लोक है जो ये कहता है पचामी अन्नम चतुर्विधम बोल करके, उसके लास्ट में है, अहम वैश्वानर भूतात्मा से शुरू होता है, लास्ट में वो श्लोक है पचामी अन्नम चतुर्विधम, कि मैं चार, उसकी जो व्याख्या चलती है आचार्य शंकर की और उस पूरी परंपरा में, वो ये चलता है कि 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। ठीक है, 4 प्रकार का अन्न बताते हैं। बाबा जी ने किसी से पूछा कि भाई हमको इसको पढ़ के ये लगता है कि ये 4 प्रकार के नहीं है, 4 प्रकार से है। और 4 प्रकार से का मतलब ये है कि जो मानव के 4 लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है, उससे इसका जुड़ाव है कि जो आदमी जिस लक्ष्य के लिए काम करता है, ठीक, अब ये सब मैं अपनी ही भाषा दे रहा हूँ, देखिए, ठीक, तो उसको मैं बहुत क्लियर बता दूं कि भाषा है और मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो उन्होंने जो कहा होगा वो प्रिसाइज लाइन क्या कही होगी वो तो आप बाकी लोगों से ढूंढिए, सुनिए, पर मुझे जो उसमें समझ में आता हो ये कि ये 4 प्रकार के की जगह 4 प्रकार से का आशय यह है कि जो आदमी जिस लक्ष्य के लिए लगा होता है उसका सारा आहार विहार उसी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो आप अगर दिन भर में जो है अर्थ के लिए ही लगे हुए हैं तो आप जितना भी खा पी रहे कर रहे वो सब आपका लक्ष्य अर्थ में चला गया। ठीक, जो मोक्ष के लिए लगा हुआ है उसका सारा खान पान उधर जा रहा है। ठीक, तो बाबा जी ने किसी को कहा कि ये 4 प्रकार के और 4 प्रकार से का जो अंतर है, तो मुझे ये से वाला ठीक लगता है, तुमको कौन सा ठीक लगता है? तो उन्होंने कहा बाबा जो आप कहते हैं वो ठीक लगता है। ठीक, तो उन्होंने कहा लेकिन ये बताओ कि तुमको अगर समाज में ले जाना हो और मानना हो तो किसको मानोगे? उन्होंने कहा देखिए समाज स्वीकृति के हिसाब से तो जो आचार्य आज के दिन शंकराचार्य कह रहे हैं हम उसी को मानेंगे। ठीक है, तो बात भले आपकी ठीक लगे, ठीक है, लेकिन मानना तो हमको शंकराचार्य जी को ही है जो आज के दिन कह रहे हैं। ठीक है, उसको बाबा जी अपने एक टर्निंग पॉइंट के रूप में बताते हैं जहाँ से उनको ये समझ में आया कि अपनी परंपरा को ही वो करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक दूसरा संस्मरण भी है उनका किसी शंकराचार्य के साथ का ही। ठीक है, वो शंकराचार्य जी उनके गुरु भाई थे, बाबा जी भी तो उसी ट्रेडिशन से थे, तो जब उनको पता चला तो गुरु भाई थे जो उनके दूसरे थे मित्र। ठीक है, तो उनके साथ उनकी चर्चा हुई। ठीक है, गुरु भाई थे या एक लेवल ऊपर होंगे, मैं बहुत प्रेसाइज नहीं कह सकता, उनके साथ उनकी चर्चा हुई। तो इन्होंने कुछ कुछ बातें बताया, तो उसने पूछा कि सिर्फ बोलते ही हो या कुछ लिखे भी हो? तो व्यवहार दर्शन हुआ करती थी उस समय, वो पतली गुलाबी शायद कलर है उसका, तो वो उन्होंने हाथ में पकड़ा दिया। ठीक है, उन्होंने कहा मैं 1-2 दिन में देख करके बताऊंगा। तो उन्होंने 1-2 दिन में देख करके कहा कि तुमने मानव जाति के लिए बड़ा पुण्य का काम किया है। ठीक है, तो बाबा जी ने पूछा क्या किया है वो भी थोड़ा बता दीजिए। तो उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई, जैसे उसमें उन्होंने एक मुख्य बात ये कही कि हम लोग सामान्य रूप से धर्म के लक्षणों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तुमने सीधे सीधे धर्म की व्याख्या करी है। टेक्निकल वर्ड्स हैं सब, उसके डिटेल में अभी क्यों जाना, बट ऐसा उन्होंने कुछ बातों को कहा। ठीक है, तो फिर बाबा जी ने कहा कि अगर ये इतनी अच्छी बात है तो मैं इसको पीठ को अर्पित करता हूँ। पीठ का मतलब जो आचार्य शंकर के पीठ चल रहे हैं, 4 प्रमुख पीठ हैं चारों साइड में, प्लस कांची का है और छोटे मोटे कई सारे हैं। तो कहा मैं इसको पीठ को अर्पित करता हूँ, पीठ इसको ले जाए समाज में। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये काम तो पीठ नहीं कर सकता, क्योंकि पीठ की पहले से एक विचारधारा है, एक ढंग है काम करने का, वो नहीं कर सकता। तो इन्होंने पूछा फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा अपना काम शुरू करो। ठीक, और आज की ज़रूरत है, इसलिए आज के लोग इसमें जुड़ेंगे और तैयार होंगे। और फिर उन्होंने मंगल कामना दी इस बात की कि तुम अपने जीते जी जो है इसका बहुत सारा कुछ वो देख पाओगे, ऐसा उन्होंने जो है जिसको शुभ कामना कहते हैं, मंगल कामना कहते हैं, वो उन्होंने दिया। ऐसे कई सारे इंसिडेंसेज हैं उस बीच के। ठीक है, मैं 2 आपको सुना रहा हूँ। उससे मेरा ये अनुमान बनता है कि किसी एक जगह पर जाकर के बाबा जी ने ये सोचा कि अब इसको लिखने का काम हमको करना है, लिखने का काम हमको करना है और विस्तार में करना है। तो फिर वहाँ से दर्शन का मुझे लगता है कि सारा वो जो है फैलाने के काम को शुरू किए। तो फिर कर्म दर्शन है, अभ्यास दर्शन है, अनुभव दर्शन है। इसमें भी आप देखिएगा तो व्यवहार दर्शन पहले है, फिर अनुभव दर्शन आया है। कर्म दर्शन का अध्याय 1 और 2 तो दिव्य पथ से सीधा वो आया है। अभ्यास दर्शन थोड़ी और बाद में लिखी गई है। बाद में का मतलब 85 होगा, 90 होगा, 92 होगा, उस समय उसके डिजाइन्स बनने लगे हैं, आर्टिकल्स अलग अलग के रूप में लिख करके
उसको कंपाइल किया गया है, या कई बार वो फ्लो में एक जगह लिख करके कहीं रख दिया गया है और फिर उसको धीरे धीरे वो किया गया है, उस तरह से सारी डिजाइनिंग है। तो मेजर काम मेरे हिसाब से फॉर्मुलेशन का 1980 से 90 के बीच में हुआ है। थोड़ा बहुत लेट 90s में भी हुआ है, 92, 3, 4, 5 जैसे पर, बट मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई बहुत फॉर्मुलेशंस हुए हैं। मेजर फॉर्मुलेशंस नहीं हुए हैं। फिर इतना ही हो सकता है कि एक्सप्रेस कहाँ करना है, कितना करना है, वैसा है। अब इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि मैं आज सारसूत्र ले रहा हूँ तो कोई सारसूत्र का फॉर्मुलेशन थोड़ी कर रहा हूँ। मैं अभी मानव व्यवहार दर्शन बोल रहा हूँ, कोई इसका फॉर्मुलेशन थोड़ी कर रहा हूँ कि हमको क्या बोलना है। वो फॉर्मुलेशन तो मैं पहले से करके बैठा हूँ, ठीक है। वो कहिए जब पहला सत्र लिया होगा उसके 2-3 साल पहले फॉर्मुलेट करके उसको वो किया होगा, कुछ ट्रायल किया होगा, कुछ लोगों से बात किया हुआ होगा, कुछ अपने मानस में सारा वो किया होगा, तब तो उसको लेकर के आते हैं। तो उस तरह का मेरा अनुमान बनता है कि उस जगह पर जाके उन्होंने सोचा है। फिर चूंकि बाबा जी की एक प्रमुख पीड़ा जो थी वो धरती के असंतुलित होने की थी, बल्कि सारे दर्शन के उसमें देखिएगा तो एक मुख्य पीड़ा उनकी वो थी। तो उस धरती के जब सुरक्षा के संदर्भ से देखते हैं ना, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाज और व्यवस्था का स्वरूप क्या हो। और बाबा के शुरुआती प्रश्नों में भी ये एक मूल प्रश्न था कि मनुष्य के मानवीय आचरण का स्वरूप क्या होगा, राष्ट्रीय चरित्र का स्वरूप क्या होगा। वो प्रश्न जो बार बार आपको शुरू में लिखा हुआ दिखता है कि संविधान बनते समय ये उनका एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मनुष्य का मानवीय आचरण का स्वरूप क्या होगा, राष्ट्रीय चरित्र का आधार क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, आधार क्या होगा। तो वो जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उत्तर की जगह से आप देखिएगा तो चीज़ों को शास्त्र तक फैलाने की जरूरत पड़ती ही है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये शास्त्र का ही प्रश्न है कि राष्ट्रीय चरित्र क्या होगा, ठीक है, धरती बचनी है तो समाज और व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा। वहाँ तक वो जाता है, वहाँ तक वो जाता है। इसलिए ये पूरा वहाँ तक मेरे हिसाब से फैला है। तो दर्शनवाद, शास्त्र और उसके साथ फिर योजना। तो योजना को आप ठीक से देखेंगे तो शास्त्र का ही हिस्सा है, कहीं कहीं उस पर अलग से भी छोटी मोटी बात की गई है। तो मेरे को ऐसा समझ में आता है। ये शिक्षा की वस्तु बनेगी कब सोचे होंगे, मतलब या ये पहले दिन से नहीं था? वही 80 से 90। देखिए एक बार जब हम ये निर्णय लेते हैं कि कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन ही अपने आप में एक शिक्षा है। आपने शिक्षा का काम शुरू कर दिया जैसे ही आपने कम्युनिकेट करना शुरू किया। अब उसके इतना ही है कि कंटेंट क्या रखेंगे, तो कंटेंट अपना लिखेंगे या एग्जिस्टिंग कंटेंट रखेंगे, ये प्रश्न है अगला। तो मुझे लगता है 80s 90s के बीच में ये बात उन्होंने सोची है कि कंटेंट हम लिखेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, डिजाइन करेंगे प्रॉपर्ली। और शुरुआती समय में भी पहले बुक के संदर्भ में भी देखिएगा ना, तो जो संस्मरण मुझे लोग बताते हैं उस समय के 70s वाले लोग जो बाबा के साधना काल से जुड़े हुए लोग रहे हैं, तो पूरी साधना के बाद बाबा को किसी ने कहा कि इसको लिखा जाए। आप बोलते हैं तो बात जो है ठीक लगती है, इसको लिखना चाहिए। बाबा ने कहा ये सब तो पहले ही बहुत लिखा हुआ है, हम और लिख के क्या करेंगे, ठीक। तो सुनने वाले ने कहा बाबा लिखा होगा बट हमको पढ़ के समझ में नहीं आता है, आप बोलते हैं तो फिर भी कुछ समझ में आता है, ठीक है, तो आपको लिखना चाहिए, ठीक है। आपकी बात हमको समझ में आती है और जा पाती है कुछ हद तक ही सही, ठीक है, लेकिन हमको लगता है जो लिखा हुआ है वो और जो आप कह रहे हो दोनों एक जैसा हमको नहीं दिखता, इसलिए आपको बोलना चाहिए, इसलिए आपको लिखना चाहिए। तो शुरुआती दिनों में कई लोग हैं जिन्होंने इसके लिखने में, छपने में बहुत सारा हेल्प किया है उस तरह से, क्योंकि भाई जिसको जरूरत लगेगी वही तो हेल्प करेगा, नहीं तो कौन करेगा। और आज के ज़माने जैसा तो उस समय प्रिंटिंग का सिस्टम नहीं था। अब मैं अभी देखता हूँ 70 की लिखी हुई किताब 72 में पब्लिश हो रही है। आज के दिन तो सिचुएशन यह है कि ऑथर आज ख़त्म करे 15 दिन में मार्केट में आ जाएगी, अगर वो ठीक से तैयारी करके रखा है तो 15 दिन में मार्केट में आ जाएगी। 16वें दिन वो सारे बुक स्टोर पर हार्ड कॉपी भी दिख जाएगी, सॉफ्ट कॉपी तो छोड़िए। लास्ट क्या और पूछ लीजिए। संस्करण है, हाँ, उसमें किताबों में फ्रंट पेज, लास्ट पेज में स्वास्थ्य और ये सारा सजा रहता है। मतलब अब देख के ऐसा धक्का सा लगता है कि अच्छा ये सब इसमें था, मतलब और अब नहीं है। तो दो बातें कि एक अब क्यों नहीं है और दूसरा कि पहले क्यों था।
अब वही मैं हर बार, देखिए ये बात को बार बार याद दिला दूंगा कि मैं जो भी बोलता हूँ वो मेरा अनुमान है, ठीक है, वही बोल सकता हूँ मैं। देखिए अल्टीमेटली तो मैं बार बार कहता हूँ कि मानव व्यवहार दर्शन में क्या लिखा है ये बात तो बाबा जी बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो कर रहे हैं वो तो रिवर्स इंजीनियरिंग का काम है, ठीक है, कि एक मशीन आपके सामने बंद करके रखी हुई है, अब उसमें से कुछ निकालने का कोशिश कर रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये जो अर्थ से शब्द तक आना है, वस्तु से शब्द तक आना है, वो डायरेक्शन हुआ है जो बाबा जी ने लिया, कि उनको वस्तु का पता था, उन्होंने शब्द के रूप में मानव व्यवहार दर्शन लिख दिया। हम जो काम कर रहे हैं वो तो उल्टा काम कर रहे हैं, शब्द से वस्तु तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। तो हम जितना भी बोलते हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग का ढंग है जिससे मैं सारा बोल रहा हूँ। तो देखिए मुझे लगता है जो मुझे समझ में आता वो ये कि किसी भी बात को व्यक्त करने की कई ढंग हो सकते हैं, कई शैलियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो शुरुआती दिनों में बाबा जी जिस परंपरा से आए हैं उस परंपरागत शैली के साथ चीज़ों को व्यक्त किए। समय के साथ मुझे लगता है 3 चीज़ों ने उनको प्रभावित किया है। एक, साथ जुड़ने वाले लोग, जो लोग साथ जुड़ते हैं उनके उसी तरह के प्रश्न होते हैं, जिस बैकग्राउंड से आता है उसी तरह का प्रश्न होता है, ठीक है, उसी तरह का आपको उत्तर भी देना होता है, ठीक है। तो वो जो बैकग्राउंड होता है, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका क्या वो है, ठीक है, उससे बहुत सारी चीजें तय होती हैं, अभिव्यक्त हम कैसे करेंगे उसको। तो जिस दिन से ये IIT वाले लोग जुड़े उस दिन से अणु परमाणु प्रमुख मुद्दा हो गया, ठीक है, और उसमें कई सारे IIT वाले और इंजीनियरिंग वाले जब तक लगे रहे, उस शिविर का मुख्य मुद्दा यही लगता था कि अणु परमाणु को समझना ही जीवन विद्या का मुख्य कार्यक्रम। आज के शिविरों में आपको वो बात नहीं दिखेगी, आज ऐसा लगेगा संबंध महत्वपूर्ण बात है और व्यवस्था महत्वपूर्ण बात है, और उसमें भी अलग अलग प्रबोधकों का अलग अलग हुआ है। कोई हो सकता है संबंध पर फोकस कर रहा हो, कोई हो सकता है व्यवस्था पर फोकस कर रहा हो, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अस्तित्व सहअस्तित्व होने पर ही फोकस करते हैं। धीरे धीरे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सीधा जीवन जागृति और अनुभव पर बात करेंगे, ठीक है। तो डिजाइन्स अलग अलग तरह का है। तो मुझे लगता है जो लोग जुड़े हैं उन्होंने प्रभावित किया है अभिव्यक्ति को, या अभिव्यक्ति उनसे प्रभावित हुआ है। एक तो मुझे ये लगता है कि जो लोग जुड़ रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी स्थिति परिस्थिति क्या है, उनके प्रश्न क्या हैं, उससे बहुत कुछ तय होता है। दूसरा जो तय होता है वो ये कि आज के समाज में किस तरह से ठीक ढंग से जाएगा, किस तरह से ठीक ढंग से जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इसके संदर्भ में ये बात कई बार हुई कि 2 चीज़ों के बारे में बाबा जी बार बार ये बात कहते हैं कि जितनी बात मैं कह रहा हूँ उसको गीता से कही जा सकती थी, ठीक है। कुछ 4, 6, 8 श्लोकों के बारे में वो कहते हैं जिनको पुनर्व्याख्यायित करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बाकी कही जा सकती। वेद की, उपनिषद की कुछ ऋचाओं के बारे में बाबा कहते हैं कि मैं उन ऋचाओं को पहचानता हूं जिनसे मैं इस पूरी बात को कह सकता हूं, ठीक है, कह सकता हूं। कुछ दर्शन जो प्रचलित हैं भारत के, उनके बारे में बाबा ये बात कहते थे कि इनका डायरेक्शन तो सारा ठीक चल रहा था पर क्यों किसी जगह पर जाके रुक गए, ठीक है, वो पता नहीं चलता है। तो उस तरह के सारे से देखेंगे ना, तो एक अप्रोच था उनके पास कि वो उससे भी कर सकते थे। किसी ने उनसे पूछा किसी जगह पर कि उसको क्यों नहीं किया आपने, तो उन्होंने जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के उत्तर दिए हैं, उसमें से एक उत्तर जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने कहा कि इससे चीज़ें जो हैं किसी एक संप्रदाय के लिए सिमट करके रह जाती, कि जिनकी गीता या वेद या उपनिषद में श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है, या कम से कम विरोध नहीं है। अगर मैं उसको बिल्कुल लोअर कैटेगरी में ले जाऊं तो विरोध नहीं है, ठीक है, उन्हीं के लिए ये हो पाएगा, जा पाएगा। सर्व मानव को नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। वो बात मुझे भी ठीक लगती, ये बात मुझे भी ठीक लगती। तो ये दूसरा कारण होता है कि सर्व मानव के शुभ को देखते हुए क्या तरीका ठीक है, उस हिसाब से समय के साथ तरीकों में परिवर्तन की संभावना रहती है। मेरे हिसाब से चूक जो हमसे होती है वो ये होती है कि हम मानते हैं ये तरीका ठीक है, वो ठीक नहीं है, या वाइस वर्सा, वो ठीक था ये ठीक नहीं। हम उसको इस तरह से नहीं देख पाते हैं कि ये अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं और दोनों ही ठीक हो सकते हैं, दोनों ही ठीक हो सकते हैं। और
पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो कुछ लोगों को वो तरीका ठीक बैठ सकता, कुछ को ये ठीक बैठ सकता। तो दूसरी बात मुझे ये लगती है, तीसरी जो मुझे एक बात और लगती है वो ये लगती है कि कोई भी काम को एक आदमी शुरू करता है, उसके बाद बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जीवन विद्या अभियान को अगर आप देखिएगा तो इस अभियान में सिर्फ बाबा जी का ही योगदान है ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों का योगदान है। जैसे सबसे पहला अगर क्रूशियल योगदान आप देखें अभियान के रूप में तो सत्य जी का है, यशपाल सत्य जी का, प्रस्तुति की जगह पर, बात को करने और उसकी जगह पर आप देखिएगा तो चौधरी जी जैसे लोगों का, पीके चौधरी जी जैसे लोगों का पहले से बहुत सारा योगदान है। हाँ, कई लोग हैं, मैं तो आपको एक आध नाम बता रहा हूँ, तो अगर वो लिस्ट नहीं दे रहा हूँ टोटल कितने, तो लिस्ट है लंबी, तो कई लोग हैं। तो शुरुआती में देखिएगा तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, श्रीवास्तव जी हैं, मिश्रा जी हैं, चौधरी जी हैं, साहनी जी हैं, कई लोग हैं, अशोक शर्मा जी थे भिलाई वाले। तो ये पूरी एक लिस्ट है, सोनी जी हैं, श्रीवास्तव जी, इनके श्रीवास्तव सबसे पुराने जुड़े हुए थे, पुरानी किताबों में आप देखेंगे तो उनका एक फॉरवर्ड लिखा हुआ मिलता है, मतलब वो सबसे पुराने आदमी हैं बाबा जी से जुड़े हुए जिनको हम लोग जानते हैं साधना काल से, मतलब बाबा जी के घर के लोगों को छोड़ दें तो उस पूरे क्रम को देखिएगा ना, तो तीसरी बात मुझे ये लगती है कि इस पूरे अभियान में बाद के लोगों का एक जुड़ना होता है जो इसको समाज में, जीने में, सब जगह पर ले जाते हैं। तो कौन से आदमी को कौन सी बात छूती है, ठीक है, वो उसी का बार बार बात करेगा। तो अगर हमको बात करनी हो, ठीक है, तो मैं तो पूरे में से जो हमको पकड़ में आया है और जो हमको छूता है मैं तो वही बात करूंगा हर बार, नहीं, ये वरीयता मेरे हिसाब से तय हो ही जाती है। जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण दूं आपको, 1996-97 के बारे में लोग बताते रहते हैं, मैं सब सुनता रहता हूँ, मजाक करते रहते हैं हम लोग। उस समय जो शिविर शुरू होता था, ठीक है, तो 10 लोग आते थे शिविर में, ठीक है। प्रबोधक का ढंग ऐसा होता था कि तीसरे दिन तक उसमें झगड़ा शुरू हो जाता था, और तीसरा दिन भी मैं बहुत दूर कह रहा हूँ आपको, पहले दिन से होता था, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता था कि उस 10-12 लोग में से 5-6 लोग उठ के चले ही जाते थे, तो 4-5 बच जाते थे शिविर करने वाले, ठीक है। सारे शिविरों का ऐसा होगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको सिंपल में कह रहा हूँ कि ये भी होता है, ठीक है। ऐसे ही एक शिविर शुरू हुआ तो ये हुआ कि भाई जीवन विद्या में बाकी सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये गठनपूर्ण परमाणु का मुद्दा जो है वो उलझा हुआ मुद्दा है, तो इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आप परिचय शिविर को अगर गठनपूर्ण परमाणु को डिस्क्राइब करने से शुरू करेंगे तो कुछ लोगों को जम भी सकता है, कुछ को नहीं भी जम सकता, और अगर आपको खुद पकड़ में नहीं आया है तब आप उसको एक्सप्लेन करने जाएं तो शायद बैकफायर भी कर सकता। तो ये निर्भर करता है कि किस तरह के लोग उसको आगे लेकर के चलते हैं, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जैसे चौधरी जी का मुझे पता है कि जब उन्होंने सारा वो शुरू किया तो उन्होंने प्रकाश पर एक शोध किया है कि प्रकाश की गति निश्चित है या अनंत है, उस पर पूरा मोटा थीसिस लिखा है, ठीक है। अब मैं अपने को देखता हूँ तो मुझे 15 साल में इस बात की जरूरत ही नहीं पड़ी कि प्रकाश की गति निश्चित है कि अनिश्चित है, इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है, उसको मैं अपने शोध का मुद्दा बना लूं, ये मेरा नहीं बन पाया, ठीक है। इसलिए मैं जितना भी बात को लेकर के आगे जाऊंगा उसमें वो रहेगा नहीं, ठीक है। बाबा जी तो बोले हैं बट मेरे उसमें नहीं आता वो। तो ये एक तीसरा जगह भी होता है कि आदमी किसको लेकर के आगे बढ़ता है, किसको लेकर के आगे बढ़ता है, वहां वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशन जी। अब मैं इस सबका तो एक ही उत्तर देखता हूं भैया कि चीजें एक्सपेंड तो होती ही, सारे नुकसान का मतलब इतना ही होता है कि अगर हम और आप आपस में झगड़ा करने लगे तो नुकसान, ठीक है। हम और आप अगर अलग अलग एरिया में काम कर रहे हैं और पूरकता को देख रहे हैं तो फायदा है। वह हर आदमी हर एरिया में काम थोड़ी कर देगा, ऐसे भी तय करना ही पड़ता है। मेरी योग्यता अगर 4 एरिया में होगी भी तो भी मैं अपने को लिमिट करता हूं कि कौन से मैं करूंगा, कौन से मैं करूंगा। जैसे मुझे भी कई मुद्दों पर कंपिटेंस लगता है अपना आज के दिन कि हम काम कर सकते हैं, मैं रोक के रखा हूं, नहीं करता हूं, नहीं करता हूं। अपना कंपिटेंस लगने के बाद भी मैं उसको रोक रखा हूं, नहीं करता हूं। मुझे लगता है अगली पीढ़ी करे। और कुछ हो तो बताइए जी। जी जी, दर्शन के बाद वाद है, फिर शास्त्र है जी।
आप कुछ कह रहे थे? हाँ, आप बाबा जी के साथ कितना दिन कैसे थे वो? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इसको भी मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। मेरे साथ अच्छी बात ये रही कि मैं जब 2005 में एक किताब को पढ़ लिया, ठीक है, जितना समझ में आना था वो आ गया। जो नहीं कुछ 2-4 बातें समझ में आई उसको हमने लोगों से पूछा, ठीक है, लोगों ने जो उत्तर दिया उससे कुछ और समझ में आ गया। एक आध बार और किसी से पूछा, उसके बाद जो उत्तर आने शुरू हुए उससे हमको समझ में आ गया कि हमको जितना समझ में आ गया वो पर्याप्त है, ठीक है। अब इससे अधिक उत्तर आज के दिन नहीं है। इससे अधिक उत्तर के लिए या तो हमको शोध करना पड़ेगा या हमको खुद उस रास्ते पर चल के ही देखना पड़ेगा। ये निष्कर्ष मेरा किसी एक जगह पर निकल गया। तो किताब का काम तो जितना पढ़ना था हो गया। फिर रिकॉर्डिंग्स बाबा जी की जो है बहुत सारी उपलब्ध थी। तो 2006-07 में देखिएगा तब तो 2-3 पुरानी रिकॉर्डिंग थी। एक 97 की है, एक 99 की है, फिर एक 2005 की है, ऑर्गेनाइज ढंग से जो किए गए हैं। ये 3-4 रिकॉर्डिंग थे, उसको लग के सुन लिया, ठीक है, ऑडियो वीडियो जितने भी थे। 2007 आते आते हमारा ये सब खत्म हो गया, हम खाली हो गए, ठीक है। उस समय इन सब लोगों ने कुछ रिकॉर्डिंग को शुरू करी थी। श्री राम भाई जी ने, प्रवीण भैया ने, राकेश जी ने, अशोक गोपाला जी ने, इन सब लोगों ने उस रिकॉर्डिंग को शुरू किया था, कई सारा सीरीज। तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग करीब करीब हमने सुनी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग शायद ही कोई होगा जो हमने नहीं सुना हो, चाहे वो पब्लिश्ड हो, चाहे अनपब्लिश्ड हो, एडिटेड हो, अनएडिटेड हो। मेजर मैं सुन चुका हूँ, क्योंकि हमारे नेटवर्क हैं उस तरह के कि भाई रिकॉर्डिंग पब्लिक में जाए चाहे नहीं जाए हमको तो मिल ही जाती है। तो भले पब्लिक में आज जा रही हो, लेकिन हमको तो 10 साल पहले से हमारे पास किसी न किसी तरह से वो आ ही जाती है। तो रिकॉर्डिंग को अगर आप देखेंगे ना तो सब मैं सुना हुआ। ये दोनों को सुन करके हमको जो है अपने में 2 निष्कर्ष निकले। एक ये कि जितने भी बेवकूफ़ी से बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछे जा सकते हैं या अच्छे से अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सब पूछ लिए गए। उस समय तो नहीं थे मेरे पास कोई और प्रश्न पूछने के लिए, ठीक। आज देखो तो शायद थोड़ा डिफरेंट पोजीशन है मेरा। आज अगर बाबा जी होते तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहता, ठीक। बट उस समय अपना भी तो पकड़ उतने में था, ढाक के 3 पात, ठीक। तो प्रश्न नहीं थे कुछ, मुझे प्रश्न नहीं दिखा कि हम जाके पूछेंगे भी तो क्या, वही सवाल वही उत्तर। आप जितना बार पूछ लो, लोग इतने बार उन सब सवालों को पूछ चुके हैं कि आप अगर सारी रिकॉर्डिंग को पढ़ेंगे या सुनेंगे 200 बार कम से कम एक सवाल पूछा हुआ मिलेगा। गिन के 200 कह रहा हूं तो 201 हो सकता हो, 199 नहीं होगा, ठीक। वही प्रश्न हर साक्षात्कार क्या है, बोध क्या है, अनुभव क्या है, और वही उत्तर है, शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु। पानी एक शब्द है, उसका अर्थ होता है, अर्थ से वस्तु होता है। वो याद हो गया था सुनते सुनते। तो आप भाषा हमसे पूछते तो दोहरा देता मैं वैसा। तो ये हमको उत्तर का भी वो मतलब भाषा रूप में पता चल रहा है कि कुछ कह रहे, ठीक। प्रश्न भी है तो हमको अतिरिक्त प्रश्न नहीं रहा, कभी प्रश्न नहीं रहा, तो पूछने का तो कुछ मुद्दा नहीं रहा, ठीक है, कि क्या पूछेंगे हमको प्रश्न नहीं रहा। 1-2 बार अगर देखिएगा तो मेरे बहुत छोटे छोटे इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें हमको कुछ जो माइनर 1-2 चीजें पूछनी थी वो हमने पूछ ली। 2-3 हमको इंसिडेंसेज याद आते हैं, वो भी 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ही हमने कुल मिला करके पूछा होगा, ठीक। जो हमको पूछना था उतना भर पूछ लिया। तो अगर मेरा टोटल आप पूछिएगा कि मैंने क्या इंटरेक्शन किया है, तो मैंने तो 2-4 बार ये प्रश्न पूछे हैं, वो भी 2 या 4 बार ही होंगे, और वो भी गिन करके 2 से 5 मिनट ही होगा, ठीक है। वो भी ज्यादातर समय जो है वो कुछ पूछने की ही बात होगी, या तो अपने संदर्भ में या कार्यक्रम के संदर्भ में, ठीक है। इतने भर का अगर हमसे पूछिएगा कि मेरा प्रिसाइजली उनके साथ क्या इंटरेक्शन है, तो इतना है, ठीक है। अदरवाइज पूछिएगा कि मिलना कितनी बार रहा है, तो वो तो बहुत बार होगा, क्योंकि हर सम्मेलन में जाना ही होता है, अमरकंटक अनेक कारणों से जाना ही होता है, तो जाना तो बहुत सारा रहा है। बाबा जी का यहाँ आना बहुत बार रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर आ रहे हैं तो भाई होस्टिंग तो रहता ही है अपना सारा। तो इंटरेक्शंस जो चलते रहे हैं वो सबको बहुत क्लोजली मैं ऑब्जर्व करता रहा हूँ, बट अगर हमसे पूछिएगा कि सीधा सीधा मैंने क्या पूछा है, तो 3-4 बार, मुश्किल से 2 से 5 मिनट, क्योंकि मेरी वही नहीं बनी कि क्या पूछूं, ठीक है। ये जितने तरह के सवाल, ऐसे ऐसे सवाल जो मैं संकोच में पूछ भी नहीं सकता लोगों से, लोग वो भी पूछ चुके हैं, ऐसी ऐसी भाषा में पूछ चुके हैं जो भाषा हमसे नहीं निकल सकती कभी, क्योंकि अपनी एक शिष्टता है। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ ना,
उसमें शिष्टता बहुत है, ठीक है, बहुत है। तो एक पॉइंट ज्यादा हम पूछते भी नहीं है किसी से, उस शिष्टता के कारण। बट पूछने वाले लोग तो मतलब अलग अलग तरह से पूछे हुए हैं, तो हमको कुछ दिखा नहीं कि क्या और पूछ लें और क्या और उसमें उत्तर आना है। हमको एक जगह पर ये लगा कि ये अपने में ट्रांसफॉर्मेशन को ही पकड़ करके धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा, तो समय के साथ वो उत्तर और साफ होंगे। उस संदर्भ में कभी कभार कुछ पूछना हुआ है तो 2-4 बार, वो भी 5-7 मिनट, अगर पर्सनल इंटरेक्शन को देखूं तो। पब्लिक में तो सुनता रहा हूँ, 5 लोग 7 लोग बैठे रहे हैं, कोई पूछ रहा है तो वैसे तो बहुत सुना हूँ मैं, वैसे तो बहुत सुना हूँ। ये है हमारा स्थिति। अभी बाबा जी होते तो क्या प्रश्न बनता आपका? हमारे प्रश्न आज के दिन जो बनते वो तो साक्षात्कार, बोध और अनुभव से जुड़े बहुत प्रिसाइज प्रश्न बनते हैं। उसके संदर्भ में तो आप बता कह रहे हो कि कम से कम ये बातें हो चुकी है, 200 बार इसका जवाब हो चुका है। वही, लेकिन जिस शार्पनेस से लोगों ने पूछा है पहले प्रश्न को, आज मैं उससे ज्यादा शार्प हूं, ऐसा मुझे लगता है। तब नहीं था, तब नहीं था। आज मैं उसमें ज्यादा बारीक प्रश्न पूछ सकता हूं, कम से कम अपने प्रोग्रेस के संदर्भ में। तब इतना पर्याप्त था शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु, आज मैं उसमें ज्यादा बारीक हूं, ज्यादा बारीक हूं। तब आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए ना, तो दोनों भी शेयर करिए क्या? करते धीरे धीरे। देखिए, मुझे लगता है कि अब आज के दिन में अपनी स्थिति को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि यात्रा में एक जगह पर हैं जहां कुछ स्टेप तो दिख रहे हैं अपने लिए आगे के। सारे दिख रहे हैं ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ दिख रहे हैं। तो मैं सोचता हूं उतने पर धैर्यपूर्वक चलते हैं। बाबा जी एक बात बार बार कहा करते थे कि अस्तित्व में कोई पर्दा लगा हुआ तो है नहीं, ठीक है, पर्दा है तो अपनी आंख पर है, तो उसको उतारा जाए धीरे धीरे, और क्या। तो अस्तित्व में अगर पर्दा नहीं है तो देर से देर आगे के रास्ते भी दिखेंगे, चीजें भी साफ होगी। आप भी कोशिश करिए, आप हो जाएगा। क्या आप ये भी बोल रहे थे कि कंटेंट से आप कुछ भी पूछोगे तो मैं बता दूंगी? मुझे लगता है हमको उसके लिए भी अपनी योग्यता थोड़ी और बढ़ाने की जरूरत है। आपने जैसे बात करी कम्युनिकेशन शुरू हुआ, मतलब शिक्षा शुरू हुई, जी संवाद वाली। जी जी। बाकी तो देखिए, स्कूल एजुकेशन लाइक किताब तो बाबा जी खुद भी नहीं लिखे, बहुत अगली पीढ़ी लिखेगी ऐसा कह के ही उसको छोड़ दिए। लिखा ही है, हमरा गाइडेंस चल रही है। भाई 1 से 12 तक की तो कुछ बाबा जी तो कुछ लिखे नहीं। बाकी लोग बनाए। जो दर्शनवाद शास्त्र भी बाबा जी ने लिखा है वो तो ग्रेजुएशन में पढ़ाने के हिसाब से बात किया है उन्होंने। मेरे एक सिलेबस बनाने, 1 से 12 में क्या क्या पढ़ेंगे पूरा परवाह। जी, वो सिलेबस का एक डिजाइन बाबा जी ने पहले बनाया था, फिर यशपाल सत्य जी और कुछ और लोग थे उस टीम में जो गोविंदपुर में उस समय काम कर रहे थे। जब हमारा पहला विद्यालय है वो गोविंदपुर का, तो वहाँ पर उसको एक्सपेंड करने का काम किया गया था। तो उसमें इनपुट यशपाल जी का भी है, सत्य जी का, उसमें कुछ और लोगों के भी इनपुट्स हैं। वो सब के साथ वो डिजाइन है जो आज के दिन सर्कुलेट होता रहता है। वो तो कोई अप्लाई कर नहीं पा रहा है, मतलब कर नहीं रहा है या नहीं, अप्लाई नहीं कर रहा है ये मैं नहीं कहूँगा। अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी दृष्टि, अपने अपने ढंग के साथ आदमी से जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है, कर रहा है। तो मतलब जैसे शिक्षा संस्कार से ही लोग व्यापीकरण होगा। जी 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 जी, और ऐसे तो घर से लेकर मृत्यु पर्यंत है संस्कार होगा, ठीक बात है ना। तो अभी हमें मतलब ये संवाद होगा, भाषा द्वारा ही होगा, है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। भाषा द्वारा होगा। अब अभी हमें समझ नहीं अभी, है ना, अपनी योग्यता पे भी काम करना है। जितना बाबा जी बोलते हैं ना, मतलब स्रोत को नहीं बोलो, जितना समझो उतना समझा सकते हैं, है ना, ऐसा बाबा जी बोले ही थे। ठीक कह रहे हैं, वही अपनी समझ पे कार्य करते हुए हमें संवाद करना सीखना होगा। ठीक बात है। तो जैसे मेरे साथ ही प्रॉब्लम आती है कई बार, जैसे आनंद कई बार पूछता है ना कि आत्मा क्या है, ये क्या है। अब मैं जो समझी उस हिसाब समझा भी बेचारे की जैसे कैसे ना हो जाए, जैसे आपकी बच्ची है ना, आगे एक बार पूछा तो मैं बता पाई इसको कल्पनाशीलता क्या है, मतलब मैं पूरी हूँ ऐसा नहीं। तो मैं उसको ये बताई जो हम सोचते हैं वही कल्पनाशीलता है ना। ठीक बात है। चलो और बात करें तो ठीक है, इतना तो ठीक है। लेकिन फिर मैंने आराधिका में का गणेश ना, उन्होंने हर तरह के इस ग्रुप को बताया है, आप उनसे पूछो। ये भी हमें देखना रहता है कई बार पूछा है ना,
तो देखिए जितना उत्तर हम दे सकते हो देना होता है, जो नहीं दे सकते वहाँ आगे बढ़ाना होता है। आगे भी नहीं कोई मिले तो फिर धैर्य पूर्वक शोध करो, हाँ वो जगह भी पहुँच सकता है। हाँ, कि मन को ही बताते हो क्या करोगे? मन को समझो। और हम सब लोगों का जगह तो देखिए यही है जहाँ ये दोनों ही काम करने की ज़रूरत है, कुछ अपने ऊपर काम, कुछ दूसरों को सहयोग। कम से कम मैं अपने लिए जो ढंग देखता हूँ वो तो यही देखता हूँ। तो उसका तरीका मैं यही देखता हूँ, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से आगे बढ़ने के लिए अपने लिए काम करें, और जहाँ हम खड़े हैं उतने की शेयरिंग हम लोगों के साथ ईमानदारी पूर्वक कर सकें, उससे किसी को सहयोग मिल जाए तो अच्छा। और ये बात तो सही है कि अगर हम मानव व्यवहार दर्शन किताब को 10 बार पढ़े हैं, चर्चा किए हैं, तो जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको तो सहयोग मिल ही जाएगा, कुछ मिल ही जाएगा। और सहयोग भी तभी हम कर पा रहे हैं, विश्वास जितना हमारे अंदर सूत्र है। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में हमको खुला रहने की जरूरत है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। हाँ ठीक है, तो अपने बदलने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए ना, वो जरूरी है, एक तो। दूसरा, ये दो प्रस्तुति का ढंग अलग होता है, एक जब आप सब समझे हुए हैं तब, एक जब आप नहीं समझे हैं तब। समझे हुए हैं वाले के पास बहुत फ्रीडम है, वो बहुत जोर देके भी कह सकता है कि नहीं यही सत्य है, तुम बेवकूफ हो, नहीं दिखाई देता तुमको, उनको अधिकार है। नहीं दिखाई देता तुमको, हमको देता है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल सकता, हमारे मुंह से वो शोभा नहीं देगा। जिस दिन दिख जाए उस दिन मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने मैं अस्तित्व देखा हूँ, ऐसा ही है, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, आंख खोलो। ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, कैसे कहूँगा? मतलब हमको नहीं जमता कम से कम अपने लिए इस बात को कि मैं ऐसा कह सकूं। तो मुझे लगता है प्रस्तुति में भी फर्क होता है, फिर फर्क होता है। मतलब हम जो संवाद कर रहे हो गुरु शिष्य संवाद नहीं है। बाबा जी जिस जगह पे खड़े थे वो गुरु शिष्य संवाद है, वो गुरु की जगह पर थे भी, लोग उनको स्वीकारते भी थे। ठीक है, मैं अपने लिए देखूं तो दोनों नहीं है, ना तो मैं हूं उस जगह पर, ना लोग स्वीकारते हैं। तो ये दोनों नहीं चल सकता। हाँ, बट वो ठीक है, बट गुरु संबंध एक अलग जगह है, अलग जगह है। करेंगे बात, अभी व्यवहार दर्शन पढ़ेंगे तो वो भी बताएंगे कि गुरु से संबंध क्या होता है, करेंगे अध्याय 16 में बात। मैं अपने को उस जगह पर देखता नहीं हूँ, ना मैं चाहता भी हूँ कि लोग स्वीकारें हमको, हम एकदम साफ बताएं आपको, मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि जो योग्यता नहीं है हमारी उस पर बात नहीं की जा सकती। कोई अगर उस निष्ठा और तत्परता से हमसे बात करे तो हम हाथ ही जोड़ेंगे पहला दिन उसको कि भैया तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है हमारे पास, या इतना ही है। और मैं तो सारी प्रस्तुति में ये बात को बार बार कहता रहता हूँ कि भाई मैं सारी बात कर रहा हूँ, इसका ये मतलब मत मानिए कि ऐसा हम जी रहे हैं। मेरा अनुमान मेरे जीने से अधिक है, जितना मैं आज के दिन जी पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, अधिक का अनुमान है मेरे पास। और मैं जब बोलता हूँ तो उस अनुमान को बोलता हूँ जो ज़्यादा है मेरे जीने से, ज़्यादा है। मैं खुद भी उतना जीने के प्रयास में भी घसीट रहा हूँ धीरे 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 धीरे, लेकिन जो बोलता हूँ वो बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? जीवन गति ज़्यादा है, वही शरीर भी लगता है। जीवन की में आप देखिएगा ना, दोनों ही बातें हैं। जीवन में भी ना आप पूरे अभ्यास दर्शन को देखेंगे ना, तो कहते कि जितना आदमी को समझ में आता है उससे अधिक का अनुमान आदमी को होता ही है। वही रास्ता देता है आदमी को आगे बढ़ने का, उसी से तो पता चलता है कि किस दिशा में चलें, इधर जाएं कि इधर जाएं कि इधर जाएं। अगर अनुमान नहीं बने हमको तो पकड़ेंगे कौन सा रास्ता? तो जहां खड़ा होता है आदमी वहां से 4 कदम आगे उसको दिखाई देता ही है। ठीक, तो जब बात करनी होगी तो वहां तक की कर दूंगा मैं। ठीक, लेकिन जो मेरे जीने की जगह होगी, जितना मैं आज के दिन कर पा रहा हूं, वो तो वो जगह होगी जहां मैं खड़ा हूं। जैसे आज के दिन कोई हमसे पूछे कि क्रोध नहीं करें, उसके लिए क्या किया जाए? ठीक, मैं उपाय तो कहिए इतने बता दूं जिससे आदमी का क्रोध सचमुच खत्म हो जाए, लेकिन आप पूछोगे क्या तुमने खत्म कर लिया है? ठीक, तो हो सकता है हमको अभी भी क्रोध आता हो। ठीक, लेकिन उपाय हम बता देंगे जिससे खत्म होता है। ठीक कह रहे? संवाद का कंटेंट क्या हो और प्रोसेस क्या हो, तो वस्तु क्या हो और उसकी विधि प्रक्रिया क्या हो, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। वही उसको मोटे तौर पर देखेंगे तो जो 3-4 बातें हम लोग बार बार कहते रहते हैं। एक तो ये कि ये पूरा शिक्षा या संवाद जो है वो संबंध पूर्वक होने वाली प्रक्रिया है। तो अगले को संबंधी के रूप में देख पाना, उसके साथ कम से कम स्नेह का भाव होना, और आगे करुणा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, स्नेह हो जाए वही बड़ी बात है।
वो भाव होना, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा यह है कि आप जब किसी चीज़ को बताने जाते हैं तो आप किस जगह पर खड़े हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अगला किस जगह पर खड़ा है, तब तो आप संवाद कर पाओगे। नहीं तो आप बातें बोलोगे उसके ऊपर से चली जाएगी तो क्या फ़ायदा होगा उसमें। संवाद करने के लिए आपको पड़ता है अगले की जगह पर उतर करके, तब वो हो पाता है। तीसरी बात, उसमें जो पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो एक बच्चे की जगह से देखेंगे तो अनुसरण अनुकरण से शुरू होकर के, आज्ञा पालन से शुरू होकर के, अनुशासन से शुरू होकर के स्वानुशासन तक जाने की प्रक्रिया है, जाने की प्रक्रिया है। तो इस तरह से डिटेल किया जा सकता है कि विधि प्रक्रिया में किन किन बातों का वो करने की जरूरत पड़ती है, बट वो एक विस्तार है, विस्तार है। बट ये तो समझ में आता है। जैसे मैं पिछले दिन ये उदाहरण को कह रहा था कि भारतीय परिवेश में एक बात बहुत सिंपल कहते हैं, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात, सिंपल है। तो मेरे हिसाब से सत्य उसका कंटेंट बता रहा है कि किसको बोलोगे तो सत्य बोलोगे। कंटेंट क्या होगा हमारे बोलने का, तो सत्य होगा, ठीक है, सत्य होगा। विधि क्या होगी, तो विधि प्रिय होगी, ठीक है। अप्रिय विधि से हम सत्य बात को ही कहते हैं। सत्य हो ये जरूरी है, प्रिय होना भी उसका जरूरी है। प्रिय होने का मतलब है उसका रुचिकर होना, उसका सरस होना, उसका सौंदर्यपूर्ण होना, सौंदर्यपूर्ण होना, ये भी उतना ही जरूरी है। नहीं तो हमारे बोलने का शैली, हमारे बोलने का तरीका, हमारा टोन, यही कई बार लोगों को आहत कर देता है, आहत कर देता है। आप भले बात ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारा बोलने का तरीका ठीक नहीं है, शैली ठीक नहीं है, टोन ठीक नहीं है, स्टाइल ठीक नहीं है, भाषा भाव भंगिमा ठीक नहीं है, तो वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है, वहीं उलझन शुरू हो जाती है। कि जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसका भी ठीक होना जरूरी है। तो संवाद का कंटेंट दो तरह का है। एक है कि वस्तु के समझने के अर्थ में संवाद, ठीक है, वस्तु के समझने के अर्थ में संवाद। दूसरा है साथ साथ मिल करके परिवार में, समाज में, व्यवस्था में भागीदारी करने के अर्थ में संवाद। वस्तु को समझने के अर्थ में, दूसरा उसको जीने के अर्थ में, आज की स्थिति परिस्थिति में उसको अप्लाई करने के अर्थ। तो एक योजना हम संवाद इस बात का भी कर सकते हैं कि जीवन विद्या को हर आदमी तक कैसे ले जाए। ये डिजाइन जो है वो योजना बाहर फैलने के अर्थ में, समझने के अर्थ में नहीं, नहीं। पर पूरी बात इस पर हो सकती है कि भाई हर आदमी तक ये पहुंचे, उसके लिए क्या करें। स्कूली शिक्षा में ये आ जाए, इसके लिए क्या करें। सिलेबस में लागू हो जाए, उसके लिए क्या करें। बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं हम लोग बैठ के, और करते ही हैं, करना ही पड़ता है जो भी करेगा उसको। बट ये बाहर फैलने के संदर्भ में संवाद करते ही। अब शिविर चला रहे तो उसके लिए बात होता ही है, ठीक है। आप स्कूल कॉलेज में कोर्स चलाएंगे, यूनिवर्सिटी में कोर्स चलाएंगे तो डायरेक्शन खुलेगा ही ना। समझने के अर्थ में है, दूसरा उसको जीने और लोगों तक पहुंचाने के अर्थ। तो वो समझाने वाली बात हो गई। जी, पहले समझना, जी, समझने के अर्थ में संवाद। जी। तो जो समझना ठीक समझेंगे, वही डिजाइन तो ही बनता है। कम से कम जो हमसे थोड़ा ठीक जानता हो, हाँ, ठीक है, या कम से कम बराबर की जगह पर भी हो, तो बात करने से हो सकता है कुछ बातें उसने समझाओ, कुछ हमने समझाओ, संभावना रहती है, निकल आती है। रहती। मित्र संबंध वही है। इसलिए मित्र में आप देखेंगे ना, तो वो प्रगति उन्नति भाई बहन में जब लिखा रहता ना, तो समाधान के अर्थ में जो है ना, मित्र संबंध को पहचाना गया है कि परस्पर समाधान में सहयोग हो पाता है। क्योंकि आदमी का डिजाइन ही ऐसा है कि एक लेवल पर खड़ा आदमी भी, ठीक है, अलग अलग चीजों में ध्यान दे पाता है, अलग अलग डायमेंशंस उसके अच्छे होते हैं, तो आपसी संवाद से वो बहुत पुष्ट होते हैं। हम लोग सामान्य तैयारियों में भी जो है ग्रुप रीडिंग को काफी कई बार प्रमोट करते हैं, ग्रुप रीडिंग को, ग्रुप डिस्कशन को, और उससे सबको फायदा होता है, उससे सबको फायदा होता है। तो बराबर वालों की जगह पर वो काम करता है बहुत बार। ठीक है, आगे चलें फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट में इसी बात को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं कि हम पढ़ते समय बातों का ध्यान रख करके चलें। तो उसमें पहली मुख्य बात मुझे ये कहनी, जो मैं बार बार कहता हूँ, कि ये पूरे डिस्क्रिप्शन को आप देखेंगे ना, तो एक अनुभव मूलक विधि से लिखा हुआ विवरण है। अस्तित्व की वास्तविकताओं का अनुभव मूलक विधि से लिखा हुआ विवरण है।
अनुभव मूलक विधि से जब देखते हैं तो पूरा अस्तित्व जुड़ा हुआ दिखता है, अखंड दिखता है, अविभाज्य दिखता है, अलग अलग टुकड़ा नहीं दिखता, टुकड़ा नहीं दिखता। तो इसलिए इस विधि से जब बात करने जाते हैं ना, तो हम किसी एक इकाई का भी जब विवरण दे रहे होते हैं, ठीक है, तो पूरे अस्तित्व को ध्यान में रख करके उस एक इकाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे घर में अगर स्विच बोर्ड की भी हमको बात करनी हो तो पूरा घर ध्यान में रहते हुए स्विच बोर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरा घर ध्यान में रहते हुए स्विच बोर्ड का आप बात करेंगे, इलेक्ट्रिक वायरिंग का आप बात करेंगे, तो बीच बीच में घर के बाकी मुद्दों को लाना ही पड़ेगा। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसी हिसाब से तो तय होगा कि उसमें जो है कितने स्विच लगने हैं और कितना तार का लंबाई रखना है। वो अपने आप में थोड़ी तय हो जाता है कि कितना स्विच होगा और कितना तार का लंबाई होगा, नहीं तय होता है, वो घर के साथ ही तय होता है। तो आपको बात भले स्विच की करनी हो, लेकिन बीच बीच में आपको घर की लंबाई पर बात करना ही पड़ेगा। ठीक है, कितना लाइट चाहिए, कितना फैन चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, वो सब पर बात करना पड़ेगा, तब जाके ये तय होगा कि स्विच कितना लगना चाहिए। ये सिंपल सी बात समझ में आती कि नहीं? ये क्लियर है? तो भले हम यहां पर अभी देखेंगे तो मानव व्यवहार के संदर्भ में बात करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन बात लौट लौट करके पूरे अस्तित्व की ही आती रहेगी, क्योंकि मानव अस्तित्व का अविभाज्य हिस्सा है, हिस्सा है। तो बात भले मनुष्य करेंगे, ठीक है, लेकिन मनुष्य व्यवहार करेगा तो कहाँ करेगा? अस्तित्व में ही तो करेगा, और ये खुद ही अस्तित्व का एक हिस्सा है। तो भले हम बात मानव व्यवहार की कर रहे हो, मानव की कर रहे हो, लेकिन वो जुड़ता तो पूरे अस्तित्व से। तो इसलिए इसमें अस्तित्व का विवरण भी बार बार आएगा, आएगा, क्योंकि तभी मानव उसमें से डिफाइन होता है। मानव कोई आइसोलेटेड अलग से इकाई नहीं है, उसी अस्तित्व का एक हिस्सा है। तो इसलिए अस्तित्व की बातें आती रहेगी, आती रहेगी। दूसरा, मानव में भी देखेंगे तो है तो व्यवहार के संदर्भ में ही, लेकिन व्यवहार भी मनुष्य का कोई अलग नहीं है। ठीक है, मानव मानव की परस्परता में व्यवहार है। ठीक है, तो परस्परता के अर्थ में समाज और व्यवस्था की बात करनी ही पड़ेगी, तभी व्यवहार परिभाषित होगा। आदमी व्यवहार कहाँ करेगा? संबंध में करेगा, व्यवस्था में करेगा, परंपरा में करेगा, कहीं तो करेगा ना, संस्कृति सभ्यता में करेगा, जहां भी करे। तो संस्कृति सभ्यता क्या है ये जानना जरूरी है, परिवार क्या है वो जानना जरूरी है, समाज और व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा ये जानना जरूरी है, तभी उसमें व्यवहार परिभाषित होगा, नहीं तो कैसे होगा? तो मैं दो बातें कह रहा हूं, एक तो ये कि अस्तित्व से मानव जुड़ा हुआ है, इसलिए मानव की बात करेंगे तो पूरे बात करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि मानव के व्यवहार की बात करेंगे तो ये व्यवहार आदमी कहाँ करेगा? तो परस्परता में ही करेगा, परिवार में ही करेगा, समाज में ही करेगा, व्यवस्था और परंपरा में ही करेगा, संस्कृति सभ्यता की जगह पर ही करेगा, कहाँ करेगा? तो उसके संदर्भ में जब तक हमको एक मानवीय परिवार का स्वरूप क्या हो, मानवीय समाज का स्वरूप क्या हो, मानवीय व्यवस्था का स्वरूप क्या हो, इसका पता नहीं होगा, तब तक उसमें व्यवहार भी फिक्स नहीं हो सकता। तो वो बात हमको करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, तभी तो आप तय कर पाओगे। भाई मेरा व्यवहार अगर तय करना हो तो माता पिता संबंध को तो लाना पड़ेगा ना, कि माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, पुत्र पुत्री के साथ कैसे करेंगे, भाई बहन के साथ कैसे करेंगे, ठीक है, पति पत्नी में कैसे करेंगे, ये तो आएगा ना। तो परिवार की बात करनी ही होगी, समाज की बात करनी ही होगी, तभी वो डिफाइन होगा। ये बात समझ में आती? ठीक है। तीसरी बात यह है कि आदमी जो भी व्यवहार करता है उसके मूल में उसकी इच्छा विचार आशा होती ही है, कल्पनाशीलता होता ही है, विचार का आयाम होता ही है। तो जो मैं शुरू से उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार भी अगर करता हूँ, पैर छूता हूँ आके आपको, तो उसका भी निर्णय पहले मैंने अपने अंदर लिया है कि पैर छूना है। आपको गाली भी देता हूँ तो भी निर्णय पहले लेता हूँ कि इनको गाली देना है। ठीक है, तो ये निर्णय व्यवहार के मूल में है ही, जो कल्पनाशीलता के आयाम रहा है, विचार के आयाम में कहीं हो रहा है। निर्णय तो अंदर ही हो रहा है ना, जीवन में ही हो रहा, बाहर तो नहीं हो रहा। मैं चाहे आपको पैर छूने का सोचूं, चाहे गाली देने का सोचूं, चाहे अच्छा बोलने का सोचूं, ठीक है, ये मैं अभी भी क्या बोल रहा हूं, ये बोलने के पहले निर्णय तो मेरे अंदर हो रहा है। तो व्यवहार आयाम के मूल में विचार का आयाम रहता ही है, रहता ही। इसलिए व्यवहार आयाम की जब भी बात करेंगे
तो विचार आयाम की बात करनी ही होगी, करनी ही होगी, उसके बिना बात नहीं हो सकती। ऐसे ही जब विचार को देखने जाते हैं तो ये दिखता है कि हमारी इच्छा विचार आशा के मूल में हमारी कुछ स्वीकृति होती है, कुछ मान्यताएं होती हैं, जो या तो समझ पर आधारित होंगी या उसके अभाव में कुछ उल्टी सीधी भी हो सकती। तो सही अर्थों में देखेंगे तो समझ पर आधारित होगी। इस रूप में विचार के आयाम के मूल में अनुभव का आयाम रहता ही। तो भले बात हम मानव व्यवहार के संदर्भ में कर रहे हैं, लेकिन इस व्यवहार के मूल में विचार, विचार के मूल में अनुभव, इस पर बात होती ही रहेगी। तो ये तीसरी बात मुझे कहनी कि इसमें आपको क्यों व्यवहार के मूल में विचार, विचार के मूल में अनुभव चूंकि जुड़ा हुआ है, इसलिए बार बार बात उसकी होगी, उसकी होगी। तो ये तीसरी बात मुझे कहनी। ये क्लियर है? कहीं कठिनाई हो, हमारी भाषा कठिन लगे, स्पीड ज्यादा लगे, आप कोई संकोच नहीं करिएगा, हमको रोक लीजिएगा। किताब पूरी हो जाएगी, उसका चिंता आप बिल्कुल नहीं करिएगा। किताब पूरी हो जाएगी, वो तो होनी ही है। जब इतने सेशन में हो गई तो इसमें भी हो जाएगी, ठीक है? तो उसका कोई चिंता नहीं करिए। आप जहां हमको रोकना चाहते हैं बिना किसी संकोच के रोक लीजिए, अगर हमारी कोई भी बात पकड़ में नहीं आ रही हो तो तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि व्यवहार के मूल में चूंकि विचार का आयाम है, उसके मूल में अनुभव या समझ का आयाम है, तो व्यवहार की बात करते हुए भी बार बार विचार के आयाम की और अनुभव के आयाम की बात होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। जी, सेकेंड पॉइंट तो पहले हो गया। वो ये कि जब भी हम जीने का बात करेंगे व्यवहार का, तो परिवार, समाज, व्यवस्था, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता का स्वरूप क्या हो, इस पर बात करनी ही होगी। तो मैं बेसिकली आपको डिफाइन कर रहा हूं कि व्यवहार दर्शन में क्या क्या आपको मिलेगा और क्यों वो मिल रहा है। क्यों ऐसा होता है कि व्यवहार की बात करते करते अचानक हमको परिवार की बात करनी पड़ जाती है, समाज की बात करनी पड़ जाती है, प्रकृति की बात करनी पड़ जाती है। वो कनेक्शन है, कनेक्शन है। तो मनुष्य का आचरण निश्चित है, ये बताने के पहले प्रकृति में निश्चितता दिखाई देती है, उसको बताएंगे, उसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे कि भाई प्रकृति में हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। तो मनुष्य के लिए भी यही बनता है कि वो स्वयं में व्यवस्था हो, समग्र व्यवस्था में भागीदार। तो मनुष्य की समग्र व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप क्या है, उस पर बात करेंगे आगे। तो एक कनेक्शन बार बार दिखना जरूरी है कि क्यों ये शिफ्ट होता रहता है, और शिफ्ट हुआ तो किस कारण से हुआ, उसको हम वहां पकड़ सकें। तो कहां कहां शिफ्ट होता है मैं वो बता रहा हूं, वो बता रहा हूं। व्यवहार का एक्सपेंशन जो है हमारे जीने की जगह हो गई हमारा परिवार, हमारा समाज, है ना? जी इस तरह से हम जीते हैं। जी पर्सनल जीते हैं, हम हमारे संस्कार के अनुसार जीते हैं। जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जीते हैं तो संस्कृति बनती है। जी। हर मानव के द्वारा उसका योगदान रहता है। ठीक बात है ना? आप लोग कोई भी व्यवहार हम करते हैं उसके मूल में हम कैसे विचार हैं, हर मानव का विचार कैसा है ना। तो मेरे व्यवहार के मूल में मेरा विचार है, उसके मूल में मेरा समझ है। मेरी समझ, मेरी स्वीकृति है। तो अगर सही व्यवहार की बात करेंगे बाबा जी की जगह से, तो सही व्यवहार के मूल में सही विचार है, उसके मूल में सही समझ या अनुभव है, दर्शन है। तो इसलिए बार बार व्यवहार के साथ विचार की और अनुभव की, समझ की बात होती रहेगी। तीसरी बात मैं ये कह, ठीक, ये क्लियर है। चौथी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यवहार शब्द भी है ना, सामान्य रूप से तो मानव मानव संबंध में इसको हम प्रयोग करते हैं। मनुष्य का मनुष्य के साथ जो जीना है उसको व्यवहार के रूप में हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, ठीक है। बट आप अगर इस पुस्तक में देखेंगे ना, तो कई बार इसका प्रयोग मनुष्य के समस्त आचरण के लिए भी किया गया है, कि मनुष्य का जो पूरा ही आचरण है उसी को व्यवहार कहें। तो आप अगर अध्ययन अभ्यास भी कर रहे हैं तो वो एक जगह पर व्यवहार का ही हिस्सा है। लोगों के साथ चर्चा और संवाद कर रहे हैं तब तो व्यवहार है ही। आप अध्ययन अभ्यास भी कर रहे हैं तो एक तरह से व्यवहार का, उसको भी यहाँ कहें, उसको भी यहाँ कहें। तो आपको दिखेगा जागृति के लिए किए गए व्यवहार की पुरुषार्थ, और ऐसा आगे नहीं बढ़ाता हूँ मैं, उसको अंदर देखेंगे ऐसा मिलेगा। मैं आधी किताब पढ़ी, बाकी पढ़ी नहीं।
तो ये चौथी बात मैं कहूंगा कि ये व्यवहार का जनरल प्रयोग जब होता है तो उसको हमको पकड़ना पड़ता है कि कब वो मानव मानव संबंध के अर्थ में ही व्यवहार कर रहे हैं, कह रहे हैं, कब वो अध्ययन अभ्यास को भी व्यवहार कह रहे हैं, ठीक, कब मनुष्य का जो पूरा जीना है उसी को व्यवहार कह रहे हैं, ठीक। ये डिस्क्रिप्शन जब हम अंदर गए तो हम इस पर बात करेंगे। जैसे व्यवहार को आप देखिएगा, एक जगह बांटे हैं लौकिक और पारलौकिक, ठीक। अब पूरे पारलौकिक व्यवहार को अगर आप देखिए वो तो जागृति के लिए मुद्दा है, जागृति के लिए है और जागृति पूर्वक है, ठीक। तो अब वो जो व्यवहार है वो तो सीधा सीधा जो एक तरह से हम बात कर रहे हैं वो तो पूरा अध्ययन अभ्यास से जुड़ गया ना, उसके बिना कौन सा पारलौकिक में पहुंच जाएंगे हम, कैसे पहुंच जाएंगे कि नहीं। तो ये चौथी बात मुझे कहनी कि व्यवहार का कई बार जनरल अर्थों में प्रयोग है, व्यापक अर्थों में प्रयोग है। जैसे इसी का एक उदाहरण मैं और दे दूं, अभी तो व्यवहार का दिया, एक शब्द का और दे दूं, जैसे सहअस्तित्व एक शब्द है। बार बार कहता हूं कि इस पूरे दर्शन में भी और इस पुस्तक में भी सहअस्तित्व का 3 तरह से प्रयोग किया गया, और वो तीनों भी मैं बता देता हूं जो व्यवहार दर्शन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सहअस्तित्व का मूल स्वरूप दिखता है व्यापक में संपृक्त प्रकृति के रूप में, सत्ता में व्यापक, सत्ता कहिए व्यापक कहिए, मैं सत्ता शब्द को प्रयोग कर रहा हूँ, लिबर्टी ले रहा हूँ क्योंकि अब इसमें प्रयोग होगा बार बार। सत्ता में व्यापक में संपृक्त प्रकृति के रूप में सहअस्तित्व को व्याख्यायित किया गया, ठीक है। ये एक तरह है सहअस्तित्व का, ठीक है। सहअस्तित्व को दूसरी बार प्रकृति की चारों अवस्थाओं में परस्पर पूरकता के रूप में प्रयोग किया गया, प्रकृति की चारों अवस्थाओं में परस्पर पूरकता के अर्थ में ही प्रयोग किया। तो एक तो हो गया व्यापक में संपृक्त प्रकृति के रूप में सहअस्तित्व का प्रयोग, दूसरा है प्रकृति की चारों अवस्थाओं में परस्पर पूरकता के अर्थ में प्रयोग सहअस्तित्व का, ठीक है। एक तीसरा प्रयोग और है जो इस व्यवहार दर्शन में तो है ही कई जगह, वो ये है कि ये जो मानव मानव का सहअस्तित्व है ना, मनुष्य मनुष्य की परस्परता में जो सहअस्तित्व है, साथ साथ परस्पर पूरकता के अर्थ में जीना है, उसके लिए भी सहअस्तित्व शब्द का प्रयोग हुआ है दर्शन। तो 3 लेवल पर मैं कह रहा हूं, एक व्यापक और प्रकृति के स्तर पर, दूसरा प्रकृति की चारों अवस्थाओं के बीच, तीसरा ज्ञानावस्था के मनुष्यों के बीच। ये 3 लेवल पर सहअस्तित्व शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो ये एक जनरल व्यापक अर्थों में सहअस्तित्व शब्द का प्रयोग को देखेंगे तो ऐसा फैलता है, फैलता है। फैलता है। तो ये मुझे चौथी बात कहे। आचरण और व्यवहार में जैसा मैं समझता हूँ, आचरण मतलब पर्सनल अब व्यक्त होता है। ठीक कह रहे हैं, बट इस पुस्तक में आप देखेंगे तो कई बार व्यवहार जनरल प्रयोग भी हुआ है, जनरल प्रयोग भी हुआ है। वो मैं इसलिए ध्यान दिला दे रहा हूँ कि उस समय मैं उसका उसी अर्थ में देखूंगा और आपको तब कनेक्ट करूंगा वहां से कि भाई इसको जनरल सेंस में ही आपको देखने की जरूरत है। जैसे अनुभव शब्द ही है, आप इसी पुस्तक में पढ़ेंगे इंद्रिय अनुभव और इंद्रियातीत अनुभव। अब अभी तक तो मैं अनुभव को फिक्स कर रखा हूं, ठीक है, सत्ता में संपृक्त प्रकृति को देखने को, लेकिन वहां पर आप देखेंगे तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध की सीमा में जो आस्वादन हो रहा है उसको एक नाम दिया है इंद्रिय अनुभव। तो रसगुल्ला जो आपने खाया उसका जो स्वाद पता चला वो इंद्रिय अनुभव है। उसके लिए अभिषेक जी संपर्क करना पड़ेगा, वो डिपार्टमेंट उनका है, हमारा नहीं है। हम तो आपको कल्पनाशीलता में खिला सकते हैं, हम आपको कल्पनाशीलता में रसगुल्ला खिला सकते हैं। और कई बार पूछ रहे थे ना लोग कि शरीर की जरूरत है कि नहीं जागृति में, उसका उत्तर यही है। अगर आप कल्पनाशीलता में इस बात को समीक्षित कर लेते हैं कि रसगुल्ले का स्वाद भी जो है वो जितना स्वाद आप पहले भोग चुके हैं वैसा ही होगा, इसलिए उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा बिना रसगुल्ला खाए भी, आप आगे बढ़ जाओगे, आपको नहीं उलझाएगा रसगुल्ला।
लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार एक बार तो खा के देख ही लेना चाहिए पहले, ठीक है, इतना दिन खराब किए हैं तो एक दिन और सही, इतना वैरायटी खा ही लिए हैं तो एक और सही, इस डिजाइन से सोचेंगे ना तो अब आपको खाने की जरूरत है, आपके लिए फिर शरीर चाहिए, खाइए फिर आगे बढ़ पाइएगा। अगर होश पूर्वक आप उसको देख लिए तो बढ़ पाएंगे आगे, नहीं तो अटक जाएंगे, वही अटक जाएंगे। तो खैर ये तो मैं जनरल सुना रहा था। लौट करके आ जाते हैं इस जगह पर कि ये जो व्यवहार को आप देखेंगे ना तो जनरल अर्थों में भी प्रयोग हुआ है। व्यवहार शब्द है, सहस्तित्व शब्द है, अनुभव शब्द है। उस तरह से जब जनरल प्रयोग करने जाते हैं ना तो वहां पर उसको पकड़ना पड़ता है। और अच्छी बात यह है इन सब पुस्तकों के लिखने की कि जब उसको प्रयोग किया गया है तो परिभाषाएं वहीं पर लिखी हुई हैं। तो मैं सबको कहता हूं कि बेस्ट पढ़ने का ढंग वही है कि उस जगह पर जो परिभाषा लिखी हुई है वही उसके लिए सूट करती। हाँ, तो इस पुस्तक में अगर जो परिभाषा वहां पर लिखी हुई है तो उसी परिभाषा के अर्थ में आप उसको वहां देखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट आपको ठीक मिल जाएगा। हाँ, जैसे आज ही हम पढ़ रहे थे ना, ये सब है ना, 51 पेज अलग है, मतलब अलग नहीं है, ऐसे देखो तो सब एक ही है, जागृतिक। ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस समय के लिए वही है। तो वो बेस्ट है जो वहां लिखा हुआ है उस परिभाषा के साथ उसको देखा जाए, उस परिभाषा के साथ उसको देखा जाए। करेंगे बातें तो 7वें अध्याय में आएगा। हम तो अभी सिर्फ फ्लेवर दे रहे हैं लोगों को, बाकी तभी आगे आएगा। ठीक है, इतना बात। एक दो बात और करनी वो भी कर ही देता हूं। इस पूरे पुस्तक को आप देखेंगे ना तो चूंकि संपूर्णता को ध्यान में रख करके लिखा गया है तो ये जो अप्रोच है ना ये टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से नीचे आने वाला अप्रोच है। जैसे अनुभव मूलक में हम लोग बात कर रहे थे ना, उस विधि से लिखा हुआ है। ये अनुभवगामी नहीं है, कदम दर कदम वाला। अभी विज्ञान के पढ़ने का ढंग देखेंगे ना तो ऐसा है कि एक एक कदम आप बच्चे को सिखाते हैं। पहले एबी सिखाते हैं, फिर 2 लेटर को जोड़ करके बोलना सिखाते हैं। ठीक है, हिंदी में देखेंगे ना तो क च अ ऐसा सिखाते हैं। फिर जब उसको जोड़ते भी हैं तो बिना मात्रा के शब्द ढूंढते हैं, चल कल नल ऐसा उसमें आने लगा देते हैं, नहीं तो पढ़ ही नहीं पाएगा बच्चा। ऐसा एक एक कदम बढ़ाते हुए उसको आगे तक ले जाते हैं। ठीक है, ये आज का अप्रोच है। ये सीखने समझने के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, लेकिन दर्शन उस विधि से नहीं लिखा हुआ है। दर्शन के लिखने की विधि यह है कि संपूर्णता से हम शुरू कर रहे हैं और हमको संपूर्णता दिखाई दे रही है, हम उसको डिस्क्राइब करते जा रहे हैं। उसके संदर्भ में फिर एक एक चीजों को जहां जहां जरूरत पड़ता है वहां वहां बात कर लेते हैं। बट कोर में संपूर्णता है हमारे, जो हमारे आंख के सामने है, हम पकड़े हुए भी हैं और हम उस पर लिख भी रहे हैं। इस अप्रोच का फायदा क्या है? इस अप्रोच का फायदा यह है कि आप किसी वस्तु के बारे में प्रिसाइज स्टेटमेंट दे सकते हैं। पहले का फायदा यह है कि आप एक एक स्टेप चला सकते हैं, लेकिन क्लास 3 में आप उसी बच्चे को कह रहे होंगे कि प्रकाश की गति जो है वो फिक्स रहती। ठीक है, आप क्लास 7-8 में जाके उसको बताएंगे कि माध्यम बदलने के साथ बदल जाती। ठीक है, आप उसको एक जगह बताए होंगे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, थोड़े समय बाद जाके कहेंगे कि मीडियम बदल जाए तो डायरेक्शन भी बदल जाता है। ठीक है, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो कहिए आप स्पेस को ही कर्व के रूप में बताना शुरू करें तो फिर वो बात होगी जो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जाके बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता है। जब धरती है गोल है तब तुम इस पर जैसे ही स्ट्रेट लाइन खींचोगे वो गोल हो जाएगा। होगा ही ना, बात तो सही है। टेक्निक, इस धरती पर आप स्ट्रेट लाइन खींचने जाओगे तो बेसिकली सर्कुलर खींचाएगा। तो ये जो होता ना उस विधि की अपनी वो है, लेकिन वो सीखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप ए फॉर एप्पल सिखाते हैं, उस एप्पल का ए से तो कोई लेना देना नहीं। अल्टीमेटली एप्पल का ए से क्या लेना देना हो? सेब खाने के लिए सह जानने की जरूरत थोड़ी। लेकिन वो एक विधि है धीरे धीरे क्रम से सिखाने की। ठीक है, तो उस विधि की अपनी ब्यूटी है, सीखने समझने में हेल्प करता है। लेकिन जब आपको रियलिटी को प्रिसाइजनेस से डिस्क्राइब करना हो तब तो ये टॉप डाउन अप्रोच ही ठीक है, जहां आपके संपूर्णता है, उस पूरे कनेक्शन को देख करके आप एक आदमी के बारे में कुछ बोल रहे हो।
तो वो ठीक भी है। अगर चंद्रशेखर जी का हमको मूल्यांकन ठीक ठीक करना हो तो पूरे परिवार और समाज के साथ ही उनको देखना होगा, ठीक है? तभी उनका ठीक ठीक वो पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो वो ऐसा जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं बार बार कहता हूं कि इस विधि का तो ये हो गया प्रिसाइज स्टेटमेंट, बट चूंकि इसी विधि से हमको चलना है, क्योंकि दर्शन इसी विधि से लिखा हुआ है, तो इसकी कठिनाई क्या होती है उसको भी समझ लेना जरूरी है, ताकि उस कठिनाई से हम बचे रह सकें। तो मैं बार बार कहता हूं कि जिस रास्ते से आप चलते हैं ना, उसका फायदा आपको पता हो चाहे नहीं हो, कठिनाई पता होना जरूरी, ताकि उसमें हम उलझ नहीं जाएं। तो जो भी लोग पहली बार प्रबोधन का काम शुरू करते हैं ना, उनको मैं हर बार बताता हूं कि देखो, जिस दिन से तुम प्रबोधन करना शुरू करोगे, दो बात का होश रखना। एक ये कि जो तुम बोल रहे हो तुम ऐसा हो नहीं गए हो, ये होश में रहना जरूरी है, ठीक है? दूसरा ये कि जितना सम्मान तुमको लौट करके मिलेगा लोगों से, ठीक, तुम ये भ्रम नहीं पाल लेना कि तुम उसके अधिकारी हो। ये दो, मैं किसी को भी जो है दो सलाह जरूर देता हूं, क्योंकि ये बाधा है, वरना ये दोनों में तुम अटक गए तो गए काम से। तो मैं सबको कहता हूं कि पहले तो नहीं आता था जब तक बोलने ना, तब तक लोग सोचते हैं कि भाई ये जो लोग बोल पा रहे हैं वो ज्ञानी है, हम कम से कम अभी कम है। आप 2, 4, 5 साल में जब बोलना सीख लेते हैं तो लगता है अब हम भी ज्ञानी हो गए, अब क्या कमी बची है। तो ये जो अपना अहंकार में जाने वाला भाग है वो ठीक रहना जरूरी है, वो ठीक रहना जरूरी है। और समाज से एप्रिसिएशन तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो बात आप बोल रहे हैं वो एक दिव्य मानव की बात बोल रहे हैं। तो सलाह तो आप देव मानव को भी दे सकते हैं कैसे जीना चाहिए उसका। जो दिव्य मानव का ही बात बोलना है तो देव मानव को भी हम बता सकते हैं कहाँ फंसे हो और कैसे निकलोगे। अपनी हालत को जीव चेतना में पड़ी हुई और राक्षस मानव जैसा घूम रहे हो। तो वो समझ में आना चाहिए कि हम कभी कभी हंस की चाल चल जाता है। तो है ही भैया, देखिए कि वो लाया हुआ है सारा वहां से, फिर पहले के सारे लोगों ने उसको एक्सप्रेस करने में बहुत सारा होमवर्क कर दिया है, तो हम तो उसके साथ खड़े होकर के बात करते हैं, तो वो आ ही जाता है प्रिसाइजनेस और वो सब जो आना है। तो अपना स्थिति का वो होना जरूरी है। तो मैं कहता हूं कि जिस रास्ते से चलना हो ना, उसकी बाधा क्या आने वाली है, समस्या क्या आने वाली है, उसको ही पहचान के रखना जरूरी है। हाँ, है ना। तो मैं व्यवहार दर्शन के बारे में भी ये कहूंगा कि जब संपूर्णता को ध्यान में रख करके लिखा जाता है ना, तो पहला ही लाइन आप देखेंगे तो संपूर्णता को समझे बिना उस पहली लाइन को भी नहीं समझा जा सकता। संपूर्णता को समझे बिना उस पहली लाइन को भी नहीं समझा सकता। ये ऐसा है कि नर्सरी का बच्चा आया क्लास में और आप उसको कहिए कि तुमको जब तक ये पूरा अलजेब्रा और ज्योमेट्री और ये नहीं आता हो तब तक तुमसे पहला लाइन भी नहीं समझ पाओगे जो हम बोलेंगे उसको, ठीक। तो ये जो लिखने का डिजाइन है वो ऐसा है कि प्रिसाइज स्टेटमेंट तो है, लेकिन उस पहली ही लाइन को समझने के लिए आपको पूरे अस्तित्व का पता होना जरूरी। तो आप इस पहले पुस्तक के पहले लाइन को देखेंगे, खोलने की जरूरत नहीं है आपको। मैं नित्य सत्य शुद्ध एवं बुद्ध परमात्मा रूपी व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूं। मेरे हिसाब से ये लाइन अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको व्यवहार दर्शन तो छोड़िए, कोई दर्शन नहीं पढ़ने की जरूरत है। अगर ये लाइन आपको समझ में आ जाता हो कि मैं नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध व्यापक परमात्मा रूपी सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूं, इससे अधिक तो मुझे दिखता नहीं है कि हम पूरे सार सत्र में भी कोई बात कर दिए होंगे, ठीक है, और ना आगे कभी कर पाएंगे। ये पूरे किताब में भी इससे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इन सब पुस्तकों में क्या होता है कि जब आप पहली बार इसको पढ़ते हैं ना, तो आपको कुछ अनुमान लगता है, बहुत वेग सा एक अनुमान लगता है कि सत्ता किसको कह रहे होंगे, व्यापक किसको कह रहे होंगे, संपृक्त किसको कह रहे होंगे, मानव व्यवहार दर्शन क्या है, अनुभव क्या है, स्मरण क्या है, विश्लेषण क्या है। एक वेग सा कुछ हमको अनुमान बनता है, धुंधला सा। जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ते जाएंगे, ये पूरी किताब फिर इसी एक लाइन की व्याख्या है आगे।
तो आगे जितना जितना बढ़ेंगे ना, उतना ये जो पहला लाइन आपने पढ़ा था ये और ज्यादा ठीक से समझ में आएगा, और ज्यादा ठीक से समझ में आएगा। तो जब आप पूरी किताब पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा अनुभव इसको कह रहे थे वहां। ठीक है, नहीं तो बहुत दिनों तक लोगों को यही लगता है कि हमको बहुत सारी चीजों का पहले से अनुभव है। तो अभी वो 18वें अध्याय खत्म हो जाता ना, तब पता चलता है कि ये सत्ता में संपृक्त कह रहे थे, तो ये संपृक्त का क्या मतलब है। ठीक है, ये जो जड़ चैतन्य प्रकृति कह दिए तो ये क्या मतलब है उसका, अनुभव पूर्वक स्मरण कह दिए उसका क्या मतलब है, ये जो मानव व्यवहार दर्शन कहे उसका क्या मतलब है, और क्यों उन्होंने कहा अनुभव स्मरण और विश्लेषण। ये क्रम है ना, एक अनुभव है, फिर स्मरण है, फिर विश्लेषण है, वो एक क्रम है। क्यों वही सीक्वेंस लिया, कुछ तो कारण होगा ना, ऐसे तो नहीं बोल दिया होगा। तो ये सब जाके समझ में आएगी आगे तक। तो इसीलिए इन पुस्तकों को जो पढ़ने का ढंग होता है वो ये कि पहली बार पढ़ते जाइए, जितना जितना पकड़ में आ रहा है ठीक है, आगे बढ़ते जाइए धीरे धीरे, पीछे की बात और क्लियर होती जाएगी। आप अगर ये सोचेंगे कि ये पहला लाइन क्लियर हो जाए पूरी तरह से तब आगे बढ़ेंगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे, बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इनको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है कि अब आपने एक बार पूरे को पढ़ लिया, अब जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे इसका पहला लाइन फिर से कि मैं नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा रूपी व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक और ऐसा, तो अब इसका मतलब पहली बार जो आपने पढ़ा था उसकी तुलना में बहुत गहरा पकड़ में आएगा, आपको गहरा पकड़ में आएगा। तो हम लोग बार बार कहते हैं ये अप्रोच जो है वो स्पाइरल अप्रोच है। पेन में स्प्रिंग लगा हुआ देखे, अंदर एक स्प्रिंग लगा होता ना पेन में, ठीक, उसको आप ऐसे सीधा रख दीजिए, ऊपर से देखिए तो एक ही सर्कल दिखेगा गोल सा। ठीक, जब आप उसको साइड से देखते हैं तब दिखता है कि सर्कल तो वही है, फैलाव उतना ही है, गहराई बढ़ती जा रही है। तो चूंकि बात ही अस्तित्व की जगह से शुरू हो रहा है, इसलिए फैलाव में अब कुछ बढ़ ही नहीं सकता है। अस्तित्व से ज्यादा फैल के क्या बात कर लेंगे, सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति से अधिक कुछ है ही नहीं अस्तित्व में, तो यहां फैलाव नहीं बढ़ने वाला है। पहले ही लाइन से फैलाव नहीं बढ़ेगा आगे, दर्शन कितना भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अस्तित्व है ही इतना ही। अब जो होने वाला है हर बार इसमें वो ये कि इसकी गहराई बढ़ने वाली है हमारी। तो वही सत्ता में संपृक्त प्रकृति जितना हमको पहली बार समझ में आता है, पूरी किताब पढ़ने के बाद जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो थोड़ा अलग समझ में आता है, थोड़ा ज्यादा गहरा समझ में आता है। तो उस तरह से इन पुस्तकों को देखेंगे तो रिपीटेड पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तब इसका मतलब ठीक से खुलता है। और पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा धैर्य से चलना पड़ता है हमको कि ठीक है अभी सत्ता में संपृक्त प्रकृति पूरी तरह से नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं। ध्यान रखें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रकृति ज्यादा साफ होगी, सत्ता ज्यादा साफ होगा, संपृक्तता ज्यादा साफ होगा, जड़ किसको कह रहे हैं, चैतन्य किसको कह रहे हैं, वो ज्यादा साफ होगा, धीरे धीरे ज्यादा साफ। ये बात समझ में आती? तो ये लिखने का अप्रोच जो है टॉप डाउन अप्रोच है, जिसमें हम आप रियलिटी का डिस्क्रिप्शन तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन पकड़ने के लिए फिर वो विधि नहीं है ये जो हम बच्चों को एक एक कदम चलाते हैं। वैसा ही है कि बार है, आप उसमें बैठ गए, अब ड्राइविंग करना शुरू कर दिए, धीरे धीरे स्टीयरिंग भी सीखिए, गियर भी सीखिए, क्लच भी सीखिए, सब थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहिए, उसके बाद एक दिन चलाइए। पर है तो सामने पूरा खुला हुआ। पूरा खुल गया वो बॉक्स। ये बात ठीक है। तो अगर हमसे पूछेंगे कितनी बातों का ध्यान रखें तो इतना बहुत है, इतना बहुत है। इस पर कोई इमीडिएटली प्रश्न हो तो बताइए, अदरवाइज हम अगले सेशन में जो काम करेंगे वो इसका जो अनुक्रमणिका है, पहला 18 अध्याय, वो अनुक्रमणिका किस आशय से है और उसका क्या अंतर संबंध है और उसकी क्या मुख्य बातें हैं, उस पर मैं थोड़ा थोड़ा बात कर दूंगा। नेक्स्ट सेशन तो मैं इसमें लगाऊंगा। उतने के बाद अगर और कोई प्रश्न होता है तो उसको रिस्पॉन्ड करके
सेकेंड हाफ से हम अध्याय 1 को पढ़ने का काम शुरू कर लेंगे। जी प्रश्न मेरा यही है, अभ्यास तो समझ में आता है, व्यवहार है ना। अध्ययन जैसे जैसे सुनाना या साक्षात्कार शुरू होता है ना, उसके पहले पठन श्रवण है ना, तो उसमें तो समझ में आता है, व्यवहार होता है ना, जिन्होंने समझा है या आपस में समझ किसी को सब समझा है। लेकिन अध्ययन हाँ सहसित में होगा। अध्ययन कहाँ होगा? वो तो जब भी होगा तो जब आदमी ही अस्तित्व में है, तो अध्ययन उससे बाहर थोड़ी हो सकता। तो व्यवहार पूर्वक होता है वो। ठीक। तो करते हैं, एक एक करके बात करेंगे तो चीजें और साफ होगी और साफ होगी। तो अनुक्रमणिका का 18 अध्याय हम लोग अगले सेशन में देखते हैं। उसके बाद एक एक करके इसको पढ़ने का काम शुरू करेंगे। मूल तत्व को मैं ऐसा सोच रहा हूँ, पूछ दिया आपने तो बता ही देता हूँ। मूल तत्व को मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि लास्ट में समय बचेगा तो कर दूंगा, क्योंकि वो मूल तत्व भी ऐसा ही है जिसमें पूरा दर्शन ही लिखा हुआ है। ठीक है, और पूरा दर्शन ही लिखा हुआ है उसमें। तो मैं सोचते हैं कि किताब पढ़ के बैकग्राउंड बना लें, फिर उसको पढ़ें तो ज़्यादा ठीक है। तो आखिरी दिन में उसको मन बनाया हूँ कि 1 सेशन 2 घंटे का उस पर लगा दूंगा, मूल तत्व के ऊपर। हाँ, उसको भी अगर करना होगा तो लास्ट में ही करेंगे, लास्ट में ही करेंगे। हम तो अध्याय 1 से शुरू कर, अनुक्रमणिका से शुरू करेंगे, उस पर कुछ थोड़ी बातें कर देंगे और फिर अध्याय 1 से शुरू कर लेंगे। बाकी पूरी पुस्तक को पढ़ने का 2 ढंग हो सकता है। कौन सा ढंग ठीक बैठेगा उसको ट्रायल करके हम देख लेंगे, जो आपको ठीक बैठे उससे हम चला देंगे। एक ढंग ये हो सकता है कि उस चैप्टर की प्रमुख बातें क्या हैं उसको मैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लगा के आपको बता दूं। ठीक है, तो किसी एक चैप्टर का मैं पहले बता दूं, फिर उसको लाइन बाय लाइन हम पढ़ें। ठीक है, एक अप्रोच ये हो सकता है। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि हम अलग से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर बात नहीं करें, ठीक है, उसी को पढ़ने का सीधा काम कर लें। दोनों का फायदा नुकसान मैं बता दे रहा हूं। अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पहले करते हैं तो किताब की मुख्य बात क्या है या चैप्टर की मुख्य बात क्या है वो हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन फिर आपको पढ़ने के लिए समय कम मिलेगा, क्योंकि टोटल समय तो उतना ही है। टोटल समय तो 10 दिन है, उसमें में वो चलेगा, तो वो हो सकता। दूसरा ये हो सकता है कि हम उस प्रेजेंटेशन पर कोई बात नहीं करें, सीधा पढ़ने का करें, तो पढ़ने का समय तो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें से पूरे को जो वो कनेक्ट करने की बात है वो मेहनत आपको पड़ेगी। तो मेरे को बेस्ट लगता है हम देख लेते, देखिए 1-2 अध्याय तो हम प्रेजेंटेशन विधि से कर ही देंगे। हम तो पहले ही कह रहे हैं, हम अध्याय 1 को 2 को 3 को 1-2 में ज्यादा प्रेजेंटेशन हमको करना नहीं है, उसमें बिना प्रेजेंटेशन के ही कर दूंगा पहले उसको। अध्याय 3 को मैं जरूर ये करूंगा कि प्रेजेंटेशन विधि से चला के देख लेते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से तय कर लेंगे आगे अध्याय 4 को कैसे चलाना। मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ और मैं दोनों तरह से चला के देख चुका हूँ सेशंस को, तो दोनों चल जाता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। चल दोनों ही जाते हैं, दोनों ही जाते हैं। तो जो भी कहेंगे वो विधि हम ले लेंगे। दोनों कंफर्टेबल है और दोनों ठीक है। मैं सही गलत में मैं बार बार कहूँगा कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये विधि सही है कि वो विधि सही है। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ हम लोग खड़े हैं और जिसमें हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं वही विधि हमारे लिए ठीक है। मेरा उतना सिंपल है, तो दोनों ही ठीक है। तो हम एक तो जरूर अध्याय 1, 2, 3 को तो हम प्रस्तुति के साथ ही करेंगे। ठीक है, उसके साथ फिर अध्याय 4 से डिसाइड कर लेंगे कैसे करना। मुझे दिमाग में नहीं लिखा था, समय को ध्यान आया उस तरह का 4 प्रकार से आदमी क्रिया प्रक्रिया और संबंध है तो वही मतलब अनुभवमूलक व्यक्ति की ये तो है जी। तो अपनी क्रियाओं को समझे, है ना, प्रक्रिया समझे, ठीक बात है। उन्होंने की आचरण पूर्वक की प्रक्रिया समझे। इस प्रकार फिर हम वैसा एक विचार बनेगा, समझना विचार आएंगे, उस तरह से फिर हम संवाद कर पाते हैं। ठीक बात है। अच्छा लगने से जानना तो 4 प्रकार से व्यवहार करता है, तो ये मतलब वो हुआ ना। बढ़िया। तो आपने जब पूछा तो मैं इसमें एक बात कनेक्ट ही कर देता हूँ कि व्यवहार का लक्ष्य क्या है। ठीक, तो इस पुस्तक में देखेंगे तो व्यवहार का 2 लक्ष्य है। मोटे तौर पर इसको कई बार अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में पहचाना गया है कि व्यवहार का लक्ष्य अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। बट बहुत बारीकी से देखेंगे तो वो किताब का मुख्य लक्ष्य नहीं है, क्योंकि न किताब वहां से शुरू होती है न किताब वहां खत्म होती है।
किताब जो खत्म होता है वो रहस्य मुक्ति और सुख शांति संतोष आनंद पर होता है। तो उससे ये पता चलता है कि व्यवहार लक्ष्य है वो जागृति और उसकी पूर्णता को अपने में पाना है। ठीक। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था उसका एक रास्ता हो सकता है, पैसेज हो सकता है, पाथ हो सकता है। तो इस पूरे व्यवहार में देखेंगे तो व्यवहार सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम लोग साथ साथ रह भर लें और परिवार चल जाए और आगे समाज बन जाए। ये व्यवहार इसलिए है कि परिवार समाज और व्यवस्था में रहते हुए हम जागृति और उसकी पूर्णता तक पहुंच सकें। तो ये व्यवहार इस अर्थ में है कि संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीते हुए जागृति तक पहुंचने की विधि प्रक्रिया है। ये व्यवहार सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम संबंध पूर्वक जी लें, व्यवस्था पूर्वक जी लें। ये व्यवहार इस अर्थ में है कि संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीते हुए हम अनुभव और उसकी निरंतरता और उसके आधार पर जीने तक कैसे पहुंचे। तो जागृति और उसकी पूर्णता, वो जो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता की हम बात करते हैं, वहां तक हम संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीते हुए कैसे पहुंचे, वो है यहाँ आशय, ये लक्ष्य जी जी। अनुभव और प्रमाण पूर्वक जीना जी, तो ये उसका वो है, गोल है। तो ये व्यवहार सिर्फ इस अर्थ में नहीं है जिसको हम लोग बार बार उभय सुख और साथों में वो कह लेते, उतना भर नहीं है। अपने में जागृति और उसकी पूर्णता तक पहुंचने के अर्थ में है। इसीलिए वो रहस्य मुक्ति और सुख शांति संतोष आनंद की बात है। तो उसको आगे कनेक्ट करता हूँ, बट ये प्रश्न था तो मैंने सोचा इसको कनेक्ट कर दूं कि ये व्यवहार का लक्ष्य है। लक्ष्य है बढ़िया। जी जी जी, वही तो हम एक स्टेप आगे ये भी कह रहे हैं कि ये जो समाज और व्यवस्था है ये भी साधन है, जागृति साध्य है। साधन है, जागृति साध्य है। तो हमारी जागृति हो सके, अगली पीढ़ी की जागृति हो सके, इस अर्थ में समाज और व्यवस्था का डिजाइन हमको बदलना होगा तो हम बदलने को तैयार खड़े रहेंगे। इस पीढ़ी की जागृति हो सके, अगली पीढ़ी की जागृति हो सके, ऐसा बन सके, उसके लिए जितनी बार भी हमको डिजाइन बदलने की जरूरत बदलेगी हम बदलेंगे। चाहे वो शिक्षा का डिजाइन हो, चाहे व्यवस्था का डिजाइन हो, चाहे उत्पादन का डिजाइन हो, चाहे विनिमय का डिजाइन हो। तो ये इसलिए नहीं है कि हम साथ साथ मिलकर के भोग कर सकें। भोग लक्ष्य नहीं है इसका, जागृति लक्ष्य। जी 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 जी, समाया हुआ है। ठीक बात। वही तो देखिए, मुख्य मुद्दा जो है वो मैं जो पहले भी कहा था उसको मैं फिर से रिपीट कर दूं कि परंपरा में जो कुछ भी हुआ है तो भी, नहीं हुआ है तो भी, आज के दिन अखंड समाज है नहीं, सार्वभौम व्यवस्था है नहीं, और हम खुद भी जागृति और उसकी पूर्णता पर पहुंचे नहीं। तो ये दोनों के लिए हमको आपको काम करना है। सार बात इतना है बस। जी जी, उन लोगों ने भी अनुमान ही लगाया होगा, देखा वही किया है, अनुमान ही है। करेंगे उस पर, अध्याय 3 सृष्टि दर्शन आएगा तो बात करेंगे, उस पर बात करेंगे। बढ़िया, ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, 15 मिनट 20 मिनट बाद लौटते हैं हम लोग। तो अनुक्रमणिका को शुरू करेंगे 11:45 से। हाँ।